प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, यानी कि उसमें जो भी इक्विपमेंट दिए हैं या जो भी मशीनें दी हैं उसकी हमें प्रिंसिपल बताने हैं, कंस्ट्रक्शन बतानी है, वर्किंग बताना है और उसके क्या क्या यूजेज हैं उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो कई पार्ट में जो हमारा ये चैप्टर है ये कई पार्ट में हमने डिवाइड किया है जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। इसको हमने यूनिट वाइज कर रखा है और हम इसको यूनिट वाइज ही पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट है साइज रिडक्शन, यूनिट नंबर 2 है साइज सेपरेशन और यूनिट नंबर 3 है मिक्सिंग, यूनिट नंबर 4 फिल्ट्रेशन, यूनिट नंबर 5 ड्राइंग और यूनिट नंबर 6 एक्सट्रैक्शन। अगर हम देखें तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक ये क्या है, एक तरह से सीरियल प्रोसेस है। सीरियल प्रोसेस कैसे, सबसे पहले आप लोगों को साइज रिडक्शन करना होता है। कोई भी क्रूड ड्रग या क्रूड मटेरियल है उसका आप क्या करेंगे, साइज रिडक्शन करेंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद उसको क्या करेंगे, प्रॉपर उसकी मिक्सिंग करते हैं, यानी कि अगर एक मटेरियल है उसको दूसरे ड्रग के साथ अगर मिक्स करना है तो उसे क्या बोलेंगे, हम मिक्सिंग बोलेंगे। उसके बाद फर्दर फिल्ट्रेशन कर लेंगे, उसको फिल्ट्रेशन करने के बाद उसको ड्राइंग कर लेंगे और ड्राइंग करने के बाद जो भी हमें फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म बनाना होगा जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप वगैरह उसमें हम मिक्स करके उसे बना लेंगे। तो ये हो गया सिलेबस डिस्कशन के बारे में, हमें ये चीज पढ़ना है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट हमारा है साइज रिडक्शन। तो चलिए बात करते हैं साइज रिडक्शन के बारे में। The term size reduction is applied to way in which particles of solids are cut or broken into smaller pieces. Size reduction is necessary if the starting material is too coarse and final product need to be a fine powder. तो सबसे पहले बात करें साइज रिडक्शन होता क्या है। साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लार्ज पार्टिकल्स को या लार्ज मटेरियल को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लार्ज मटेरियल को स्मॉल पीसेस में कट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई क्रूड ड्रग निकालनी है, एलोवेरा ही मान लीजिए, एलोवेरा से हमें अगर जूस निकालना है तो डायरेक्ट एलोवेरा के पौधे से हम जूस नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए उसको हम पहले छोटे छोटे पीसेस में करेंगे, उसके बाद उससे हम एक्सट्रैक्ट को निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, साइज रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, साइज रिडक्शन इज नेसेसरी इफ द स्टार्टिंग मटेरियल इज टू कोर्स एंड फाइनल प्रोडक्ट नीड टू बी फाइन पाउडर। और साइज रिडक्शन हमें कब कराना पड़ता है, कब, जबकि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल यानी जो भी हमारा क्रूड मटेरियल है वो क्या हो, कोर्स हो, यानी कि खुरदुरा हो, ठीक है। कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा हो या हार्ड मटेरियल हो, उसको फाइनल प्रोडक्ट जो हमें बनाना है यानी फाइनली उसको अगर हमें फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है तब हमें क्या करना पड़ता है, साइज रिडक्शन करना पड़ता है। तो अब सबसे इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन, यानी कि साइज रिडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्यों हम साइज रिडक्शन करेंगे, ये सारी चीजें समझते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पॉइंट वाइज। जब प्राइवेसी प्रोटेक्शन के बिना हो। सबसे पहला पॉइंट है टू इंप्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सर्टन फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म such as suspension, the rate of sedimentation decreases to large extent by reducing the particle size of the drug. तो साइज रिडक्शन सस्पेंशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप सभी लोगों को पता होता है सस्पेंशन किस चीज का, यानी कि दो बाइफेजिक होता है, क्योंकि एक पार्टिकल मटेरियल होता है और एक लिक्विड मटेरियल होता है। दोनों को जब एक साथ मिक्स किया जाता है तो उससे बनता है सस्पेंशन। अब सस्पेंशन में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, सेडिमेंट, यानी कि नीचे उसका सेडिमेंटेशन होता रहता है, यानी कि वो क्या होते हैं, उनका वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। वेट ज्यादा होने के कारण वो क्या कहते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। इजिली डिजॉल्व तो होते नहीं है, तो वो उस टाइप की जो ड्रग होती है वो नीचे सेडिमेंट हो जाती है, ठीक है। तो अब सस्पेंशन में हम क्या करेंगे, अगर साइज रिडक्शन जितना ज्यादा कर देंगे, ठीक है, साइज रिडक्शन जितना ज्यादा कर देंगे तो वाटर में उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। अगर उतना ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सेडिमेंट नहीं करेगा, और सेडिमेंट नहीं करेगा तो हमारा जो भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म होगा वो इफेक्टिवली वर्क करेगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कभी भी कोई सस्पेंशन हो, सस्पेंशन आप लोगों ने देखा होगा उस पर लिखा होता है चेक वेल बिफोर यूज। क्यों लिखा होता है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए हैं, सेडिमेंट हो चुके हैं। अगर सेडिमेंट हो चुके हैं, अगर आप उसको चेक नहीं करेंगे तो जो भी हमारा डोजेज फॉर्म होगा वो आपके बॉडी को पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, और आपकी बॉडी को पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा तो ड्रग काम नहीं करेगी। कभी कभी बच्चों पे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी आप लोग बच्चों को
डॉक्टर बच्चों को दवाइयाँ दे देते हैं, तो वो फिर आके नेक्स्ट डे बोलते हैं कि आप डॉक्टर साहब आपने जो बच्चों को दवाई दी थी उसने वर्क नहीं किया। वर्क नहीं करने का कारण ये भी हो सकता है कि आपने जो दवा पिलाई है या जो भी मेडिसिन आपने अगर कोई सस्पेंशन पिलाया है उसे आपने चेक नहीं किया हो। ये बहुत ज्यादा ही मैटर करता है। इसलिए सस्पेंशन कभी भी आप फार्मासिस्ट हैं, कभी भी कोई सस्पेंशन देखिए तो आप उसको पहले ही आप उसको बता दीजिए, इस सस्पेंशन को आप चेक करके पीजिएगा, क्योंकि जो भी इसके पार्टिकल है वो सेडिमेंट हो जाया करते हैं। अगर सेडिमेंट हो जाया करेंगे तो ये जो डोजेज होगी यानी कि जो ये ड्रग होगा आपकी बॉडी को नहीं मिल पाएगा और ये इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस इसका ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट हम बात करें, हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन बिकॉज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल साइज। फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्ट्रेशन सबसे ज्यादा कब होगा, जब आपकी जो साइज है वो स्मॉलर होती चली जाएगी। जब पार्टिकल साइज है जितना ज्यादा स्मॉलर होगी उतना ज्यादा फिल्ट्रेशन रेट होगा। इसलिए साइज रिडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग द स्मॉलर पार्टिकल साइज द ग्रेटर इन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अभी हमने आप लोगों को बताया कि जितना ज्यादा साइज रेड्यूस होगा यानी कि जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा वो वाटर में सॉल्युबल होगा, और वाटर में सॉल्युबल होगा, ठीक है, उतना ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन रेट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, टू इंक्रीज द रेट ऑफ सॉल्यूशन इन केस ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस weaken reduction of the particle size increase the surface area of the action of the solvent। यानी कि जितना ज्यादा आपका मटेरियल जो होगा वो स्मॉल पार्टिकल्स में होगा उतना ज्यादा वो सॉल्वेंट के साथ घुल जाएगा, और सॉल्वेंट के साथ घुल जाएगा तो हम इजिली उसको क्या करेंगे, ड्रग प्रिपेयर कर लेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूं, आप लोग उसका आंसर सोचिएगा। आप लोगों को अगर एक चौक दे दी जाए, यानी कि एक चौक दे दी जाए, आप जनरली आप लोगों ने चौक देखा होगा, ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला जो चौक होता है, चौक की जो भी सरफेस एरिया हो, जितना बड़ा चौक हो, ठीक है, उसको हमने क्या किया, उसको कोर्स पाउडर में उसको हमने पाउडर बना लिया। ठीक है, उसको हमने पाउडर बना लिया और दोनों की एक जगह हमने इकट्ठा करके रख दिया। वहां एक तरफ चाक को रख दिया, एक तरफ उसको पाउडर को रख दिया। अब आप बताइए किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें, ठीक है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो पाउडर हो गए उसके सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, उसका सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा होगा। पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट भी ज्यादा होगा। अगर एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होगा तो वो ज्यादा इफेक्टिवली हमारे मेडिसिनल प्रोडक्ट में वर्क करेगी। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, ड्यू टू साइज रिडक्शन वी आर डिजाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग डोजेज फॉर्म टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन एंड इमल्सन। अगर हमारा साइज रिडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम इजीली किसी भी ड्रग को डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि ड्रग डोजेज को डिजाइन कर सकते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन एंड इमल्सन। ठीक है, आप लोगों को इंपॉर्टेंस अच्छी तरह से समझ में आया साइज रिडक्शन का। ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसमें जो मशीनरी दे रखी गई है, जो इक्विपमेंट दे रखे गए वो बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और जनरली कभी कभी साइज रिडक्शन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग साइज रिडक्शन। ये तो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, साइज रिडक्शन, फैक्टर इफेक्टिंग साइज रिडक्शन कई बार क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि अगर हम सिलेबस से मैच कराएं तो सिलेबस में जो ड्यूरेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग तो ज्यादा कुछ उसमें लिखना है नहीं, लेकिन आप लोगों को फिर भी मैं बता देता हूं, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आप लोगों के प्रीवियस ईयर में जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी उसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऑनलाइन जो क्वेश्चन हुए थे उसमें भी कई क्वेश्चन इससे आ चुके हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर साइज रिडक्शन में पूरा कंप्लीट बताया जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको पूरा देखिएगा। इसमें हमने पूरा इसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रखा है, इसको हमने नोट्स में मेंशन कर रखा है। आप हमारी वेबसाइट directnotescard.com पे जाके इसका नोट्स कॉपी कर सकते हैं, वहां से उसको पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, तो सबसे पहला इसका फैक्टर इफेक्टिंग है हार्डनेस एंड टफनेस। हार्डनेस और टफनेस साइज रिडक्शन को फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा। तो अगर कोई मटेरियल बहुत ज्यादा हार्ड होगा या बहुत ज्यादा टफ होगा तो साइज रिडक्शन करने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट मटेरियल स्ट्रक्चर, मटेरियल की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, मटेरियल की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। अगर मटेरियल स्ट्रक्चर यानी कि डिफरेंट मटेरियल की स्ट्रक्चर पे डिफरेंट टाइप का साइज रिडक्शन प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर बात करें मॉइस्चर कंटेंट, अगर ज्यादा मॉइस्चर होगा तो उसका अगर आप साइज रिड्यूस करेंगे तो वो कैसे नहीं होगा, साइज रिड्यूस जल्दी नहीं होगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट है और जो भी मॉइस्चर कंटेंट चीजें होती है जल्दी से वो टूटती नहीं है। जैसे मान लीजिए आप मिट्टी ले लीजिए, अब मान लीजिए कोई सूखी मिट्टी है, सूखी मिट्टी ही ले लीजिए, सूखी मिट्टी को अगर आप इजिली तोड़ेंगे, उसको अगर उस पर किसी चीज से क्रश करेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। लेकिन वही अगर गीली मिट्टी है तो गीली मिट्टी से अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है, वो टूटेगा नहीं। तो इस प्रकार वो मॉइस्चर कंटेंट भी यानी इफेक्ट करता है हमारे साइज रिडक्शन प्रोसेस को। नेक्स्ट अगर बात करें स्टिकनेस का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई ऑयली मटेरियल है, अगर ऑयली मटेरियल है तो वो इजीली क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जिस भी चीज से आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं उस पर क्या होगा, वो चिपक जाया करेगा। अब चिपक जाया करेगा तो आप उसको इजीली ब्रेक नहीं कर पाएंगे। आप मिट्टी का एग्जांपल ले लीजिए, मिट्टी स्टिकनेस भी होती है, अगर आप किसी चीज से उसको तोड़ रहे हो, सूखी मिट्टी है तो इजीली तो टूट जाएगी पार्टिकल्स में, लेकिन अगर गीली मिट्टी है तो वो टूटेगी नहीं, वो उस मटेरियल जिससे आप उसको क्रश कर रहे हैं उस पर जाके वो चिपक जाएगी, ठीक है। तो एक तो मॉइस्चर कंटेंट भी और स्टिकनेस भी, दोनों एक ही एग्जांपल से क्लियरिफाई हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, यानी कि सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, कोई मटेरियल होता है, किसी मटेरियल को थोड़े से टेम्परेचर की जरूरत होती है, अगर उसको आप टेम्परेचर नहीं दोगे तो वो टूटेगा जल्दी नहीं। तो इसलिए सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, कोई मटेरियल है उस बहुत ही हार्ड मटेरियल है, उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है, हीट देंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपने देखा होगा कच्ची मूंगफली देखी होगी, कच्ची मूंगफली जो होती है उसको थोड़ा, अगर वो पूरी तरह से मैच्योर हो गई है मूंगफली, मैच्योर अगर कच्ची है उसको तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अगर उसी को थोड़ा सा उसको रोस्ट कर दिया जाए, उसको भून दिया जाए, भूनने के बाद अगर उसको आप तोड़ेंगे तो इजीली टूट जाएगी। अब कभी भी देख लीजिएगा इसको करके, आप लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि जो कच्ची मूंगफली होती है उसमें मॉइस्चर भी होता है, अब मॉइस्चर होने के कारण वो क्या करता है, जल्दी टूटता नहीं, वो क्या होता है, चिपक जाती है, उसकी लेयर चिपक जाती है या टूटते नहीं है। तो इस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं, इजिली एग्जांपल से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें प्योरिटी रिक्वायर्ड, अगर साइज रिडक्शन में प्योरिटी नहीं होगी तो वो जल्दी टूटेगा नहीं। मान लीजिए कोई इम्प्योरिटी मिल जाती है, कोई सब्सटेंसेज है, कोई मेटल है या कोई क्रूड ड्रग है, मान लीजिए हम किसी क्रूड ड्रग को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट का हमने क्या किया, ले लिया, उसको हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। अगर वो प्योर फॉर्म नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो जल्दी टूटेगा नहीं। अब जैसे मान लीजिए जैसे आप मान लीजिए गोल्ड ही ले लीजिए, गोल्ड आप क्या करते हैं, निकालते हैं माइन से, यानी कि खदानों से निकाला जाता है ना, गोल्ड को निकाला जाता है। अगर वो प्योर फॉर्म हो तो इजीली वो निकल जाएगा, वहां से इजीली उसको सेपरेट कर लिया जाएगा। लेकिन वो क्या होता है, प्योर फॉर्म नहीं होता है, उसमें क्या इंप्योरिटीज मिली होती है। अब इंप्योरिटीज मिली होती है तो उसको कई प्रोसेस के द्वारा क्या करना पड़ता है, उसको प्योर करना पड़ता है, उसके बाद उसको साइज रिड्यूस करके उसको क्या किया जाता है, प्रॉपर मॉडलिंग दी जाती है। तो ये हो गया क्या, प्योरिटी रिक्वायर्ड। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ड्रग का साइज रिडक्शन, अब ये भी याद रखना होगा कि किसी ड्रग का साइज रिडक्शन इतना भी ना कर दिया जाए या इतना कम भी ना कर दिया जाए या इतना ज्यादा भी ना कर दिया जाए कि उसकी जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो ही चेंज हो जाए, ठीक है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वही चेंज हो जाए। नेक्स्ट अगर बात करें रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज, अब इस पे भी डिपेंड करता है, कोई मान लीजिए मशीन यूज कर रहे हैं तो उस पे कितना फीड साइज, यानी कितना हमें मटेरियल को डालना है उसमें और कितना उससे बाहर निकलेगा, ठीक है, यानी कि कितना प्रोडक्ट हमने उसमें, किसी ड्रग को मान लीजिए किसी मिल में हमें डालना है। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं राइस मिल का, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप गांव एरिया से अगर बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा जो राइस मिल चलती है उसमें क्या होता है, धान को उसमें डाला जाता है, उसके बाद चावल निकाला जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने धान की क्वांटिटी को, जो हॉपर होता है उसको, उसमें धान को रखा, अब धान की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, उसमें बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगी, मशीन खराब हो जाएगी, या तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, तो जो भी आपका चावल होगा वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कितना हॉपर में मटेरियल को डालना होगा और कितना बाहर मटेरियल आना चाहिए, ये सारी चीजें भी डिपेंड करती है, उसका रेशियो भी डिपेंड करता है उस चीज पे, ठीक है। इसलिए उसमें क्या दिया होता है, उस मशीन में एडजस्टर एक दिया होता है, उससे आप एडजस्ट करते हैं, मटेरियल को एडजस्ट किया जाता है।
तो ये हो गया फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। आई होप आप सभी लोग जो फैक्टर अफेक्टिंग जो है वो आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आया होगा। इसकी जो भी लैंग्वेज है आप लोगों को हमारे notescard.com पे मिल जाएगी, वहां से आप उस लैंग्वेज को कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं हम मेथड ऑफ साइज रिडक्शन। मेथड कौन कौन से यूज किए जाते हैं साइज रिडक्शन में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेनली इसके कितने मेथड होते हैं, तो 4 मेथड होते हैं मेनली। एक होता है तो एक दो मेथड का कॉम्बिनेशन होता है, तो मेनली 4 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है कटिंग, दूसरा मेथड होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है इंपैक्ट, फोर्थ होता है एट्रिशन, और लास्ट वन होता है कंबाइंड इंपैक्ट एंड एट्रिशन, जिसमें इंपैक्ट और एट्रिशन दोनों ही क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो कटिंग की अगर बात करें, द मटेरियल इज कट ऑन अ स्मॉल स्केल बाय मींस ऑफ अ शार्प ब्लेड, नाइफ, रूट कटर और अदर एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट। ऑन लार्ज स्केल अ कटर मिल इज यूज्ड, कटिंग ऑफ द ड्रग इज यूज्ड डन बाय हासन द ड्राइंग ऑफ द ड्रग्स। कटिंग क्या होता है, कटिंग नाम से ही पता चलता है किसी चीज को कट करना। अब कटिंग का मतलब चाय मत समझ लेना यार कि सर एक कटिंग बना दो, ऐसा नहीं है। वो चाय को मैंने कटिंग नहीं बोल रहा हूं, ये कटिंग का मतलब ये हुआ कि किसी मटेरियल को या किसी भी क्रूड ड्रग को कट करना। नहीं तो बहुत लोग समझ रहे हैं सर कटिंग बोल रहे हैं, नहीं चाय का मतलब कटिंग नहीं, उसका मतलब नहीं है। समझो दोस्तों, ये उसका मतलब नहीं है। यहाँ पे कटिंग से मतलब ये है कि किसी भी ड्रग को क्या करना है, कट करना है, यानी स्मॉलर पार्टिकल में कट करना है। चलिए इसको समझते हैं, कटिंग का मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए मिक्सर का आप एग्जांपल ले लीजिए, ग्राइंडर आप लोगों ने देखा होगा, ग्राइंड करने के लिए जो भी मिक्सर मशीन आती है उसको देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसमें क्या होता है, किसी भी मटेरियल को, मान लीजिए आपको पेस्ट बनाना है, सपोज डेट आप लोगों को पेस्ट बनाना है, आप सब्जी बना रहे हैं तो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है आप लोगों को, ठीक है। अब अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाना है तो क्या आप डायरेक्ट उसको अदरक और लहसुन डाल देंगे उसमें तो पेस्ट बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप उसको क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे पार्टिकल में कट करेंगे। छोटे छोटे पार्टिकल को कट करके उसमें क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे और उसके बाद मशीन को ऑन कर देंगे तो आपका अदरक और उसका पेस्ट बन जाएगा, इजिली बन जाएगा। अगर उसको मशीन में अगर ऐसे ही अदरक को रख देंगे या लहसुन को रख देंगे तो आपकी मशीन हो सकती है खराब भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज क्या होता है, किसी भी ड्रग को, इसी प्रकार किसी ड्रग को क्या करना होता है, उसको निकालना होता है। सबसे पहले उसमें से एक्सट्रैक्ट निकालना होता है या उसको मॉडिफाई करना होता है उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में, तो पहले क्या किया जाता है, उसको कट किया जाता है। एलोवेरा का ही सिंपल एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल, एलोवेरा को अगर आपको करना है, एलोवेरा का आपको यूज करना है या जूस निकालना है तो आप डायरेक्ट एलोवेरा प्लांट से जूस तो निकाल नहीं सकते। सबसे पहले उसको कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद भी उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करके आप उसको इजिली जूस निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पहले आप लोग कटिंग के लिए क्या होता है, अगर लार्ज स्केल पे अगर बात करें तो कटर मिल का यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे ड्रग को इजिली क्या किया जाता है, कटिंग किया जाता है। और यहाँ पे लिखा है, इस लास्ट पॉइंट में लिखा है, द ड्रग इज यूजुअली डन टू हासन द ड्राइंग ऑफ ड्रग्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ड्रग मटेरियल को अगर आप कट कर देंगे तो जो उसकी ड्राइंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, ठीक है। किसी भी मटेरियल को अगर स्मॉल स्मॉल पीसेस में आप कट कर देंगे तो उसकी जो ड्राइंग करनी होती है वो क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंप्रेशन की अगर बात करें तो कंप्रेशन में मेनली क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है उस पे किसी भी ड्रग के ऊपर, ड्रग उसमें भी क्या किया जाता है, उसमें भी ड्रग को क्या किया जाता है, रेड्यूस किया जाता है, ठीक है। ड्रग को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन अब उसमें क्या किया जाएगा, प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। कटिंग में आपने क्या किया था, किसी भी शार्प नाइफ से या कोई शार्प रूट कटर या कोई अदर शार्प मटेरियल से आपने उसको कट किया था, लेकिन अब कंप्रेशन में क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को प्रेशर देना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, वो पार्टिकल टूटेगा, ठीक है। अगर इसके लिए क्या होता है, अगर लार्ज स्केल पे इसको देखिए तो रोलर मिल का यूज किया जाता है कंप्रेशन के लिए, रोलर मिल का यूज किया जाता है। अगर सिंपल से इसका एग्जांपल देखें, मोटार एंड पेस्टल आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करेंगे या कभी भी आप अपने लैब में जाके आपकी लेबोरेटरी में अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे होंगे तो बहुत सारी ड्रग होती है जिसको क्या करना होता है, हमें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी पाउडर फॉर्म कन्वर्ट करने का मतलब है कि हमें साइज रिडक्शन करना होता है। साइज रिडक्शन करना होता है तो आप क्या करेंगे, बेसिकली
मोर्टार में अब क्या करेंगे, मोर्टार में जो भी ड्रग है, जो भी क्रूड ड्रग है, उसको आप रख लेते हैं और पेस्टर की सहायता से उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। अब जैसे ही आप पेस्टर की सहायता से प्रेस करेंगे, जो भी मटेरियल या क्रूड ड्रग होगा वो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, और इजिली टूट जाएगा तो आप इजिली उसका पाउडर बना लेंगे और उस पाउडर का आप उपयोग कर लेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, आप लोगों को इजिली समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, एट्रिशन। द एक्शन आर प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली reducing the strength of effectiveness of someone or something through sustained attack or pressure। इसमें भी मेनली देखिए प्रेशर इसमें भी लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पार्टिकल से पार्टिकल के क्या होता है, एक तरह से एट्रिशन का मतलब होता है रगड़, ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन होता है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल से पार्टिकल का फ्रिक्शन होता है। अगर उसमें फ्रिक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तभी जाके उस पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, दो चीजों का फ्रिक्शन कब होगा, जब प्रेशर अप्लाई होगा तभी तो फ्रिक्शन होगा, अदरवाइज कैसे होगा। मान लीजिए कि अगर एक पार्टिकल, दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल अगर स्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों के ऊपर प्रेशर आप अप्लाई करेंगे तब जाके क्या होगा, वो एट्रिशन करेंगे, यानी तब जाके वो क्या करेंगे, रगड़, यानी तब जाके उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। उसमें क्या होता है, मेनली फ्रिक्शन होता है। द एट्रिशन मील आज device on mechanically reducing the solid particle size by the intense agitation of the slurry material being milled and coarse milling media। ठीक है, तो ये एट्रिशन प्रोसेस होता है। एट्रिशन में क्या किया जाता है, मेनली पार्टिकल्स को पार्टिकल के साथ क्या किया जाता है, उसमें रगड़, उसमें क्या होती है, फ्रिक्शन होता है। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सिंपली से मैंने बताया राइस मिल का एग्जांपल। राइस मिल में आपने जब धान को हैमर में डाला, सॉरी हॉपर में डाला, जब आप हॉपर में आप डालेंगे तो उसमें क्या होता है, जो धान होता है उसके बीच क्या होता है, एट्रिशन ही होता है। ठीक है, उस पे एट्रिशन ही होता है। एट्रिशन होने के कारण जो उस पे चावल पे जो कवरिंग होती है, यानी चावल की कवरिंग जो होती है, यानी कि उसको क्या होता है, छिलके क्या होते हैं, वो निकलने लगते हैं। अब वो इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है कि वो छिलके निकल जाते हैं। छिलके निकलने के बाद क्या होता है, वो इजिली इजिली क्या होता है, चावल बाहर आ जाता है। अब इसमें आप लोग उसको क्या समझ सकते हैं, राइस मिल से आप उसको समझ सकते हैं जो अभी आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था इसके पहले, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर आप लोगों को कभी देखिएगा, कभी भी आप लोग राइस मिल की तरफ जाइएगा, राइस मिल में कभी धान की कुटाई हो रही है, वहां पे देखिएगा उसमें क्या होता है, जो भी चावल निकलता है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा उसमें क्या होती है, हीट होती है। अब हीट क्यों होती है, क्योंकि जो भी हमने धान डाला है उसके लिए क्या है, एक सॉफ्टनिंग टेम्परेचर चाहिए। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर जैसे ही वो मिलेगा, वो उसकी जो कवरिंग होती है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, टूट जाती है। अब टूटने का क्या मतलब होता है कि आपने जब धान डाला तो उसमें क्या होगी, एक हीट जनरेट होती है। और हीट कैसे जनरेट होती है, एट्रिशन के द्वारा। बात को समझिएगा, आप एक हॉपर में, यानी कि आपकी जो राइस मिल की मशीन है चालू हो गई, आपने उसमें धान डाला। अब ये धान बेसिकली क्या होगा, एक दूसरे के साथ एट्रिशन करेंगे। ठीक है, एट्रिशन करें। अब जैसे ही एट्रिशन यानी कि फ्रिक्शन करेंगे, अब जब ये फ्रिक्शन करेंगे तो क्या होगी, हीट जनरेट होगी। ठीक है, हीट जनरेट होगी। अब जैसे ही हीट जनरेट हुई तो उनका क्या होगा, एक सॉफ्टनिंग टेम्परेचर आ गया, उसे क्या बोलेंगे हम, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर बोलेंगे। अब उस टेम्परेचर पे जो धान का जो छिलका होगा, धान पे यानी कि चावल पे जो छिलका प्रेजेंट होता है वो इजिली टूट जाएगा, और वो इजिली टूट जाएगा तो चावल इजिली क्या हो जाएंगे, बाहर चले आते हैं। ठीक है, ये होता है उस मिल का, यानी कि आप वो एक तरह से मिल है, राइस मिल, इसका नाम ही समझ लीजिए, राइस मिल। चावल के लिए जो मिल बनाई है राइस मिल, आप लोगों ने देखा होगा। आप लोग इजिली वहां पे ये सारी चीजें जो भी हमने सारी रिडक्शन के बारे में बता रहे हैं, वहां पे सारे प्रोसेस लगभग आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। आप लोग कभी नोटिस कीजिएगा। ठीक है, कभी कई बच्चों के कॉलेज में तो कहीं कहीं हो गया होता है, विजिट कराते हैं लोग, यानी कई कई जगहों पे विजिट कराते हैं। बहुत मतलब कई कई जगहों पे लेकर जाते हैं लोग, वहां पे आप अगर जाया कीजिए तो ये सब चीजें नोटिस किया कीजिए कि आपके सिलेबस की चीजें उसमें क्या क्या चीजें हैं। बहुत सारे लोग तो घूमने में ही व्यस्त रहते हैं। अरे घूमने में व्यस्त मत रहा करो यार, उसमें देखो कि अपने सिलेबस के बारे में क्या चीज है, उसको स्टडी कर लो, उसके बाद तो फिर घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मजे लेते रहो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट अकर्स व्हेन द मटेरियल मोर आर लेस स्टेशनरी एंड इट hit by an object moving at high speed or when the moving particle strike on a stationary surface, each either case
the material break into the small pieces. There is no apparatus which can be used as a small scale of the effect side reduction by impact, but on a large scale hammer mill and disintegrator are used. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या कह रहा है ये पॉइंट समझिएगा। इसमें क्या होता है, आप मटेरियल को एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि एक स्टेशनरी, इसमें क्या होता है, एक सरफेस होती है, एक सरफेस है, मान लीजिए कोई बॉक्स टाइप है, बॉक्स की क्या होती है, चारों तरफ से सरफेस है, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, आप मटेरियल को रख देंगे, मटेरियल को रखने के बाद उस पर क्या किया जाता है, मैकेनिकली फोर्स अप्लाई किया जाता है। मैकेनिकली फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, इंपैक्ट होगा। इंपैक्ट होने का मतलब ये हुआ कि उस पे भी मटेरियल क्या होंगे, जब वो आपने जो भी वो बॉक्स लिया है उसकी मटेरियल से जब वो उसकी वॉल से जब आपका मटेरियल टकराएगा तो क्या होगा, फाइनली टूट जाएगा। ठीक है, फाइनली टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक तरह से, कैसे तरह, एक हैमर की सहायता से, अगर आप एक हथौड़े की सहायता से, अगर वही एग्जांपल मैं आप लोगों को फिर से लूंगा, जैसे सूखी मिट्टी है, अगर आप उस एक हथौड़े से उसको मारेंगे, अगर हथौड़े से मारेंगे तो क्या हो गया, टूट जाएगा। इसी प्रकार क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, एक बॉक्स नुमा क्या होता है, एक क्या होता है आपका इक्विपमेंट होता है। उसमें आप बेसिकली क्या करते हैं, मटेरियल को डाल देते हैं, मटेरियल को डालने के बाद उसमें क्या किया जाता है, मैकेनिकली उसको क्या किया जाए, या तो रोटेट कराया जाएगा या उसमें क्या फोर्स प्रोवाइड कराया जाए। जैसे ही उसमें मैकेनिकली वर्क या फोर्स होता है तो बॉक्स क्या होता है, मूवमेंट करता है। वो जैसे मूवमेंट करेगा तो उसके अंदर पार्टिकल भी मूवमेंट करेगा, पार्टिकल जैसे ही मूवमेंट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें इजिली टूट जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, इंपैक्ट होता है। ये क्या होता है, छोटे यानी कि ड्रग के केस में देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये छोटे लेवल पे नहीं है, ज्यादातर छोटे लेवल पे यूज नहीं होता है। इसका यूज क्या होता है, बड़े लेवल पे किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को क्रूड ड्रग पता है, एक साथ तो बहुत सारी ड्रग बनती है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी द्वारा ड्रग बनाना है तो वो थोड़ी सी मात्रा में ड्रग तो बनाएगी नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रग बनानी होती है। अब बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रग बनानी है तो एक साथ उसको बहुत सारे ड्रग की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, इंपैक्ट करना पड़ेगा या उसको हाई रिड्यूस करना पड़ेगा। तो वो क्या किया उसमें, उसका एग्जांपल है हैमर मिल और बाल मिल, हैमर मिल और बाल मिल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंबाइंड इंपैक्ट एंड एट्रिशन। इट इज बेस्ड ऑन द इंपैक्ट एंड एट्रिशन। इसका एग्जांपल है बाल मिल, यानी कि दोनों इंपैक्ट और एट्रिशन। इंपैक्ट का मतलब होता है जर्क मार के आप किसी फोर्स अप्लाई करके किसी चीज को तोड़ रहे हैं, वैसे यानी बॉक्स में वो टूटेगा भी और उसके साथ एट्रिशन भी होगा, यानी कि उसके साथ पार्टिकल के बीच में क्या होगा, वो टकराव भी होगा और उससे क्या होगा, आप लोगों का जो भी साइज रिडक्शन होना है वो हो जाएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं हैमर मिल। हैमर मिल के बारे में हम बात करेंगे। हैमर मिल क्या होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट। याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन में। याद रखिएगा इसको, हैमर मिल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो इंपैक्ट पे काम करता है। कंस्ट्रक्शन देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ मेटल कॉजिंग enclosing a control shaft to which the 4 or more swinging hammers are attached to the lower part of the mill। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सॉफ्ट लगा होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो बना होता है इंस्ट्रूमेंट बना, ये इक्विपमेंट बना होता है, उसमें एक सॉफ्ट होता है, उसमें 4 या मोर, यानी कि या तो 4 या तो 5 या कितने भी होंगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा या आपकी मिल के ऊपर डिपेंड करेगा, किस टाइप की मिल आपने उसको बनाई है या किस टाइप की मिल आप यूज कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे क्या लगे होते हैं, हैमर लगे होते हैं। हैमर लगे होने के कारण क्या होता है, consist a screen through which the material are can pass through receiver which discrete the size reduction is reached। इसमें क्या होता है, आपका जो भी इक्विपमेंट है उसमें एक सॉफ्ट लगा था, उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, हैमर लगे होते हैं। उसमें 4 होंगे मेनली, या 4 से ज्यादा भी हैमर हो सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसमें मटेरियल को डाल देते हैं। जैसे ही आप मटेरियल को डालते हैं तो हैमर, जब आप उसको क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। जब मशीन आपकी एक्टिव होती हो तो हैमर की सहायता से मटेरियल पे क्या किया जाता है, उस पर किया जाता है, इंपैक्ट किया जाता है, यानी उसको क्या कहते हैं, टकराते हैं। मटेरियल जाके हैमर से टकराते हैं या हैमर मटेरियल से टकराते हैं, दोनों बातें की है। उसमें क्या होगा, आपका जो मटेरियल का होता है वो पार्टिकल साइज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। नीचे एक क्या लगा होता है, स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीनिंग या सीयू, आप लोग आगे पढ़ेंगे सीयू के बारे में। उसमें स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन की सहायता से आप जो भी पार्टिकल का जो साइज रिड्यूस हुआ है उसको आप क्या कर लेते हैं, अलग कलेक्ट कर लेते हैं। अब कलेक्ट करने के बाद जो भी आपको फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म बनाना होता है उसको आप मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ द हैमर मिल। हैमर मिल कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। द मटेरियल इज पुट इनटू द हॉपर। सबसे पहले मटेरियल को हम हॉपर में डालेंगे। उसके बाद विच इज कनेक्टेड विद द ड्रम, द मटेरियल इज पाउडर टू
powder to the desired size due to the fast rotation of the hammer is called under the screen. The mill has advantage of the continuous operation because the chance of jamming is less as the hammer are not fixed. The material can. Hey Meghna, what's up? Hey Ron, I'm just completely fed up of my job. You're fed up of your job, but you're so excited when you got this job. I need some extra cash. Like, is there any Product cost to moderately fine powder. तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली वही होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट के अंदर क्या होता है, हैमर कनेक्ट होता है और हैमर के नीचे क्या होती है, स्क्रीन लगी होती है। उसी मटेरियल उसी इक्विपमेंट में स्क्रीन लगी होती है। उसमें क्या करते हैं, आप हॉपर में मटेरियल को डालें, जैसे ही आप हॉपर को डालेंगे उसके बाद से आप मशीन को एक्टिव कर दीजिए। मशीन जैसे ही एक्टिव होगी तो वो क्या करेगी, पार्टिकल साइज को रिड्यूस करती जाएगी और उसको स्क्रीन की सहायता से आप प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसको समझ, बिकॉज द चांस ऑफ जैमिंग इज लेस एज द हैमर आर नॉट फिक्स्ड मटेरियल। यानी कि इसको कहने का मतलब ये हुआ, जैमिंग का मतलब होता है रुकावट कम हो जाती है जब आपका मटेरियल हैमर के साथ क्या होता है, अटैच नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप कोई स्टिकी मटेरियल ले लेते हैं, अगर स्टिकी मटेरियल ले लेंगे तो वो हैमर पे अटैच हो जाएगा। अगर हैमर पे अटैच हो गया तो आपका साइज रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहां तक तो आप इजीली समझ लेंगे। यही पॉइंट है, आप लोगों को थोड़ा समझना होगा, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप स्टिकी मटेरियल ले लेंगे तो वो हैमर पे अटैच हो जाएगा। अगर हैमर पे अटैच हो गया तो आप उसको इजीली उसको पार्टिकल रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट बात करें, ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द ऑपरेशन हीट इज जनरेटेड व्हिच में इफेक्ट द थर्मो देमसेल्व्स ड्रग और मटेरियल मोर इवर हाई स्पीड और ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, जो हैमर होता है बहुत ही तेज स्पीड से चलता रहता है। अब हैमर तेज स्पीड से चलेगा, मटेरियल भी उससे ज्यादा टकराएंगे और जब टकराएंगे तो हीट रिलीज होगी और हीट रिलीज होगी, अगर कोई थर्मोलेबाइल सबस्टेंसेस है तो क्या हो जाएगा, वो उससे डिटेरियोरेट हो जाएगा या खराब हो जाएगा या अपना जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और वो आपके काम का नहीं होगा। इसलिए इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी देर तक मिल को, और इसीलिए फीड साइज और कितना आपको मटेरियल प्राप्त करना है उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आप ज्यादा फीड साइज कर देते हैं तो भी जो हैमर आपकी जो मिल है वो भी खराब हो जाएगी। इसलिए बहुत ही ज्यादा आप लोगों को ध्यान से इस चीज को परफॉर्म करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए एडवांटेज देख लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट ग्रेड ऑफ द पाउडर। इसमें जो भी पाउडर आपको मिलेगा वो इंटरमीडिएट ग्रेड का मिलेगा। ठीक है, एकदम फाइन पाउडर तो नहीं मिल पाएगा, इंटरमीडिएट टाइप का होगा। इट कैन बी ऑपरेटेड कंटिन्यूसली। इसको क्या किया जाता है, कंटिन्यूस ऑपरेट किया जाता है। जब तक कि आपका मटेरियल का साइज रिडक्शन नहीं हो जाए तब तक वो आपको कंटिन्यूसली चलाना होता है। इट इज इफेक्टिंग इन द फंक्शन एंड कैन ग्राइंड डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। इसमें डिफरेंट टाइप मटेरियल, जो भी सॉलिड मटेरियल्स हैं उसके क्या करते हैं हम, इससे साइज को रिड्यूस किया जाता है। डिसएडवांटेज, ड्यू टू द हाई स्पीड हीट इज जनरेटेड। यानी कि अगर हाई स्पीड से चल रहा है तो हीट क्या होगी, जनरेट होगी। इट इज नॉट सुटेबल फॉर द हीट सेंसिटिव मटेरियल। इसलिए हीट सेंसिटिव जो भी मटेरियल यानी कि थर्मोलेबाइल सबस्टेंसेस है उसके लिए बहुत ज्यादा ही एडवांटेज यानी कि बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। आप इसमें डिसएडवांटेज में एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि अगर कोई मान लीजिए स्टिकी सबस्टेंस है उसके लिए भी ये एडवांटेज का रोल नहीं प्ले कर पाएगा। इसकी डिसएडवांटेज यही है कि स्टिकी मटेरियल का ये इंपैक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि साइज रिडक्शन नहीं कर पाएगा। यह भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। बाल मिल बहुत बार क्वेश्चन इस पे आया है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है और सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल होता है बोथ इंपैक्ट एंड एट्रिशन। इसमें इंपैक्ट भी होता है और एट्रिशन भी होता है। यानी इंपैक्ट का मतलब होता है कि इसको डायरेक्ट भी तोड़ा जाता है, यानी डायरेक्ट जो पार्टिकल होगा वो मेटल की दीवारों से लड़के टूटेगा और उसके अलावा वो फ्रिक्शन के द्वारा भी टूटेगा। ठीक है, अब आइए इसको हम एग्जांपल से आप लोगों को समझाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो सिलेंडर विच इज माउंटेड ऑन मेटेलिक फ्रेम। इसमें क्या होता है, एक हॉलो सिलेंडर होगा जिसमें क्या होगा, मेटेलिक फ्रेम लगा हुआ होता है। आप लोगों को बताया था मैंने, एक बॉक्स नुमा होता है, उसमें क्या होता है, मेटेलिक फ्रेम लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन सच अ वे दैट इट कैन बी रोटेट ऑन इट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। क्लॉकवाइज यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्गिट्यूडनल, आप लोग लॉन्गिट्यूडनल का मतलब समझ रहे होंगे, यानी परपेंडिकुलर होता है एक तरह से। परपेंडिकुलर आप हैं तो उसके परपेंडिकुलरली आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, रोटेट करता है, यानी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। द सिलेंडर कंटेन्स बाल द
ऑक्यूपेंसी 30 to 50% ऑफ द मिल। अगर आपने इसकी मिल बनाई है, उसमें अगर जो बॉल होगी उसमें क्या होता है, बॉल्स लगे होते हैं, बॉल मिल में क्या होता है, बॉल होते हैं, वो जो बॉल होंगे वो 30 to 50% मिल का कवर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, बॉल आर मेड अप ऑफ द मेटल एंड आर यूजुअली अलाइंड विद द क्रोम इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सम टाइम द सिलेंडर ऑफ द बॉल मिल इज लाइंड विद द रबर एंड पोर्सिलिन। जो भी बॉल है वो मेटल्स की बनी होगी। ठीक है, वो क्या होगी, मेटल्स की बनी होगी। और जो आपकी मेटल्स की दीवारें बनी हुई हैं, यानी जो बॉक्स नुमा आपका जो भी इक्विपमेंट बना है उसकी जो दीवारें होंगी, या तो क्रोम एक मेटल होता है उसकी लाइनिंग होगी, या तो वो रबर या पोर्सिलिन की बनी हुई होगी। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, वर्किंग ऑफ बॉल मिल। अब बॉल मिल कैसे वर्क करता है इसको आप लोग समझिएगा, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको समझ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, इसके आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आप लोगों को मैं पूरा बताऊंगा इसके बारे में अच्छे से। हाँ, एक चीज और, अगर आप लोगों को कुछ जो समझ में ना आ पा रहा हो, या कुछ लोगों को आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिए कि सर ये पॉइंट हमें समझ में इजिली नहीं आ पाया है। अगर हमें Hey player 1, do you think you're ready for this? Join Valorant and play as one of a global cast of agents from all over the world, mixing first-person shooting, hypernatural powers, and hundreds of tactical strategies to build a powerful team and crush the opponent in an unequal tactical FPS. The more you know how it works, the more fun you get. 2 teams, 5 players per team, 13 rounds to win, 1 single life per round. Defend and attack the point. Earn money throughout the match and हम इसको अगर कवर कर सकते हैं तो इसको एक बार फिर दोबारा सभी लोगों के क्वेश्चंस को एक बार कवर करेंगे जरूर, लेकिन आप लोग उसको कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। ठीक है, वैसे हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हर एक चीजें समझ में आ जाए, एग्जाम्पल भी कोशिश करते हैं कि आप लोग को एग्जाम्पल से भी कोशिश चीजें जो भी हैं वो समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, वर्किंग ऑफ बॉल मिल देखते हैं। वर्किंग ऑफ बॉल मिल की अगर बात करें, द ड्रग टू बी राउंड टू पुट इनटू द सिलेंडर ऑफ द मिल एंड इट rotate, the speed of rotation is very important as low the mass of the ball will slide and roller each other and only a negligible amount of size reducing at high speed. The ball mill will be thrown out of the wall by centrifugal force and grinding, but at about 2/3 of the speed the centrifugal force just occurs, with the result that the ball are carried out most of the top of the mill and the fallen by the way the mix size reduction is affected by attrition. After a suitable time, the material is taken out and passed through a sieve. Get powder is required size. ठीक है, अभी तो मैंने इंग्लिश में बोला, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। चलिए इसका मतलब समझाते हैं, क्या इसका मतलब होता है। तो इसमें बॉल मिल में क्या होता है, आपका बॉक्स नुमा क्या है, इक्विपमेंट है, उसमें आपने बॉल रख दिया है। अब बताइएगा कि बॉल कितना परसेंट ऑक्युपाई करेगा, तो बॉल ऑक्युपाई करेगा 30 to 50%। ठीक है, 30 to 50% बॉल हो गए। अब उसमें क्या करेंगे, आप मटेरियल को प्लेस कर देंगे। अब उसमें देखिए 3 चीजें होती है। पहला तो वो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उसमें अगर स्पीड में, अब उसमें स्पीड अगर मान लीजिए जो आपका जो रोटेशन की स्पीड है अगर बहुत स्लो है, तो वो जो भी आपका मटेरियल होगा वो जहां पे रहेगा वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, वो ज्यादा उसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा मिक्सिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको हाई स्पीड से करेंगे तो बहुत ज्यादा हाई रेट से वो क्या होगी, चलेगी, जिससे आपका जो बॉल होगा वो क्या करेगा, उसका वेट ज्यादा होगा, और उसका वेट ज्यादा होने के कारण वो क्या करेगा, जो मेटल है, मेटल की जो लाइनिंग उसके सरफेस पे ही बस वो क्या करेगा, राउंड करेगा, तो जिससे वो भी आपके पार्टिकल को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। और पूरी स्पीड अगर बट एट अबाउट 2/3 ऑफ द स्पीड, यानी कि 2/3, यानी कि पूरा जो स्पीड आपकी है उसकी 2/3 आप स्पीड लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें अच्छी आपकी साइज रिडक्शन प्रोसेस होगी। कैसे, आप एग्जांपल से समझिए, इससे समझ में नहीं आया होगा, आप एग्जांपल समझिए। आप लोगों ने देखा होगा मकान बनते हैं तो उसमें क्या होता है, जो मशीन आती है उससे क्या किया जाता है, उसको जब ढलाई करनी होती है, यानी छत वगैरह की लदाई होती है, तो उसमें क्या किया जाता है, मशीन आती है, उसमें क्या बनाया जाता है, जो भी उसका मटेरियल है उसको तैयार किया जाता है। अब देखिए पहले क्या होता है, मटेरियल तैयार किया जाता है, तो उसमें बेसिकली क्या, उसमें आपका जो भी है, पहले तो आपका जो भी सैंड है या
मानी कि बालू, आप लोग समझिएगा, बालू है, सीमेंट है और जो भी गिट्टी वगैरह होते हैं उसको क्या किया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है, उसके साथ उसको पानी मिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद से जो भी वो रोटेट करता है, देखते होंगे आप लोगों ने क्लॉकवाइज जो रोटेशन करता रहता है, क्लॉकवाइज रोटेशन उसका होता रहता है और मिक्सिंग परफॉर्म होती रहती है। उसमें क्या होती है, बेसिकली मिक्सिंग परफॉर्म होती है। इसी प्रकार साइज रिडक्शन में होता है। बस ये हम आपको स्पीड के बारे में बता रहे हैं, वो तो मिक्सिंग में आप उसको समझेंगे, वो बात की बात है, लेकिन आप इसको स्पीड से समझिएगा। स्पीड से अगर मान लीजिए, मगर अगर आप उसको मान लीजिए कि जो भी उसका रोटेशन हो रहा है, अगर बहुत ही स्लो मोशन में रोटेशन उसका हो, स्लो मोशन में अगर रोटेशन होगा तो जो भी उसका मटेरियल है उसका एक ही जगह पे मटेरियल रह जाएगा। ठीक है, मटेरियल एक ही जगह पे रह जाएगा, वो ज्यादा दूर तक उस बॉक्स में नहीं, या उस जो भी आपका इक्विपमेंट है उसमें पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा और वहीं पॉइंट मटेरियल रह जाएगा और पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर उसको हाई स्पीड से कर दिया जाएगा, हाई स्पीड से अगर कर दिया जाए तो उस पर बहुत ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण उसमें जो भी मटेरियल है वो बाहर निकलने लगेगा, ये भी होगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए उसमें क्या किया जाता है तो उसकी अगर प्रॉपर उसका देखा जाए, प्रॉपर उसका जो मीडियम यानी कि मीडियम स्पीड रखी जाए तो उसमें मिक्सिंग बहुत अच्छी प्रॉपर होती है। लेकिन आप लोगों ने जब देखा होगा उसको, उसकी जो स्पीड है वो स्लो कर दी जाती है। कब? जब आप उसको वापस मटेरियल को निकाला जाता है तो उसकी स्पीड जो होती है स्लो कर दी जाती है। आप लोग उसको देखिएगा, उस समझ में आप लोगों को आएगा। चलिए आप इजली सा एक अपने आप एग्जांपल परफॉर्म कीजिए। आप एक बाउल ले लीजिए, ठीक है, बाउल ले लीजिए, उसमें क्या कीजिए, ग्लास की एक ग्लास बॉल ले लीजिए। अब क्या कीजिए, बाउल को धीरे धीरे रोटेट कीजिए। आप धीरे धीरे उसको क्या कीजिए, रोटेट कीजिए। बाउल को अगर आप धीरे धीरे रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे जो भी आपकी ग्लास की जो बॉल है वो एक ही जगह पे, यानी बीच में ही है, एक ही जगह पे वो क्या हो रही है, बस घूम रही है, एक ही जगह पे घूम रही है। सेम ऐसे क्या होता है, बाल मिल में होता है। जब वो धीरे धीरे स्पीड से होता है तो एक ही जगह बाल होती है। अब देखिए, अब क्या कीजिए, आप अपने बाउल को तेजी से रोटेट कराइए। जब आप उस बाउल को तेजी से रोटेट कराएंगे तो जो आपकी ग्लास बॉल होगी वो पूरी तरह से दीवारों से होती हुई धीरे धीरे वो बाहर निकल जाएगी, आपके बाउल से बाहर निकल जाए। आप देखिएगा इसको परफॉर्म करके, क्यों बाहर निकली, क्योंकि उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब वो फोर्स के कारण जो भी वो ग्लास की बॉल होगी वो क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। इसी प्रकार होता है हमारे बाल मिल में। अगर ऐसा हुआ तो जो भी हमारी बॉल है, मिल में जो भी बॉल है वो क्या करेंगी, जो हमारा इक्विपमेंट है यानी जो भी हमारा बॉक्स वाला मटेरियल है उसकी दीवारों पे बस लग जाएगा, दीवारों पे ही वर्क करेगा, ठीक है, बीच में वर्क नहीं करेगा। अब क्या करेंगे, मीडियम साइज में अगर आप बाउल को घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ग्लास बॉल जो है वो बाउल में ही रहेगी, दीवारों पे भी चिपकी रहेगी, कभी कभी बीच में भी आएगी और प्रॉपर रहेगी। तो यही होता है बाल मिल में। आप इसको परफॉर्म कीजिएगा घर पे, ये इजी एक्सपेरिमेंट है। अब बाउल से ही इस चीज को पूरा समझ लेंगे। अब क्या होता है बाल मिल में, मीडियम साइज से रोटेशन किया जाता है उसको। अब उसमें क्या किया जाता है, मटेरियल को मिला दिया जाता है। तो जब मीडियम साइज से होता है तो जो भी हमारा मटेरियल है वो कभी कभी जो मिक्सिंग एपरेटस का जो एपरेटस होता है, बॉक्सिंग होती है, उससे भी टकराता है और कभी कभी बाल से भी टकराता है, कभी कभी अपने से भी टकराता है। तो इस प्रकार क्या होता है, इंपैक्ट और एट्रीशन जो होता है वो दोनों एक ही साथ वर्क करता है, जिससे साइज रिड्यूस हो जाता है। और साइज रिड्यूस होने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा कलेक्टर होता है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। बाल मिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बता रहा हूं आप लोगों को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऑफलाइन क्वेश्चन होगा तो ये क्वेश्चन तो पक्का आना ही है, और आता है, बार बार आया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, और इससे ऑनलाइन में भी अगर क्वेश्चन होगा तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ट्रिक मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम एडवांटेज देखते हैं इसका। इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, इससे क्या किया जाता है, वेरी फाइन पाउडर हम प्राप्त कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन, इसमें भी कंटिन्यूअसली ऑपरेशन किया जाता है जब तक कि आपका पूरा साइज रिडक्शन ना हो जाए। इफ सीव आर क्लासिफाइड टू अटैच टू द बाल, ठीक है, इसमें सीव यानी कि अलग अलग टाइप के क्लासिफाई, यानी जब आप सीव पढ़ेंगे उसमें भी आप लोगों को आएगा, उस टाइम आपको क्लियरिफाई हो जाएगा किस तरफ से सीव इसमें लगाई जाती है। द सुटेबल
फॉर बोथ वेट एंड ड्रग ग्राइंडिंग प्रोसेस, ये सुटेबल होता है वेट और ड्रग ग्राइंडिंग, यानी कि वेट में भी वेटली भी बहुत ज्यादा सुटेबल होता है, बहुत ज्यादा वेट का भी इसमें ओके ग्राइंड किया जा सकता है और ड्रग ग्राइंडिंग की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर डिसएडवांटेज की बात करें, द बॉल मिल इज अ वेरी नॉइज, यानी बहुत ही नॉइजफुल होता है ये सर, बहुत नॉइजफुल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बॉल होती है उसमें क्या करती है, मेटल, आप लोगों को बताया मेटल की वो होती है, अब मेटल से जब वो टकराएगी तो क्या होगी, आवाज तो आएगी, तो जब आवाज आती है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इसका ये डिसएडवांटेज होता है। वियर्स अकर्स फ्रॉम द बॉल एज वेल एज फ्रॉम द केजिंग विथ मे रिजल्ट कंटेमिनेशन, यानी कभी कभी क्या होता है, बॉल्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं, बॉल अगर टूट जाएगा तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, इसका भी ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये हो गया बॉल मिल। तो यहां तक हमने आज यूनिट नंबर 1 खत्म कर लिया है, इसके बाद हम यूनिट नंबर 2 फर्दर पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 आप लोगों की क्या है, आप लोगों को पता होगा, साइज सेपरेशन। ठीक है, तो आगे हम यूनिट नंबर 2 साइज सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में, हमने साइज रिडक्शन के बारे में जाना था, अब हम साइज को कैसे सेपरेट किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे साइज सेपरेशन इज अ यूनिट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल्स इनटू 2 or more portion by means of screening surface or by sifting. It is also known as sieving, sifting and screening. तो साइज सेपरेशन एक यूनिट प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम किसी भी मिक्सचर से साइज को सेपरेट करते हैं, यानी कि कोई भी मिक्सचर होगा तो वो एक पार्टिकल से या एक मटेरियल से बनके मिलके नहीं बना होता, वो मिक्सचर क्या होता है, अलग अलग टाइप के मटेरियल से मिलके बना होता है या अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। अब उसी पार्टिकल्स को अलग करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, साइज सेपरेशन। हो सकता है कि वो मटेरियल यानी कि वो मिक्सचर हो सकता है कि 2 पार्टिकल से मिलकर बना हो, 3 पार्टिकल से मिलकर बना हो, या बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हो, या बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना हो। अब उसको क्या करते हैं हम, साइज के अकॉर्डिंग या फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग भागों में बांट लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइज सेपरेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। स्क्रीनिंग सरफेस का मतलब सीव जो होती है वो स्क्रीनिंग सरफेस है, जिसके द्वारा हम उसको अलग करें उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग सरफेस। यानी किसी भी मिक्सचर को किसी स्क्रीन के थ्रू यानी कि या किसी सरफेस के थ्रू, जिस सरफेस के थ्रू हम उसको अलग बोलेंगे, अलग करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग बोलेंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सीविंग, सिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें तो साइज सेपरेशन टेक्निक इज बेस्ड ऑन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेपरेटिंग मिक्सचर और सब्सटेंसेस लाइक साइज, शेप एंड डेंसिटी। यानी कि जो भी हमारा मिक्सचर है, यानी कि वो 2 मटेरियल का हो या 3 मटेरियल्स का हो, वो हमारा मिक्सचर है, उसको हम सेपरेट करेंगे तो हो सकता है उसमें क्या हो, साइज, शेप या डेंसिटी, तो मैटर करेगा किस साइज का है, यानी कि उसकी साइज के अकॉर्डिंग भी हम उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे, शेप के अकॉर्डिंग भी उसको अलग करेंगे और डेंसिटी के हिसाब से भी उसको अलग करेंगे। साइज और शेप तो इजीली समझ रहे होंगे। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल होता है वाटर और ऑयल का। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ऑयल से ज्यादा होती है। अगर ऑयल से वाटर की डेंसिटी ज्यादा रहती है तो ऑयल क्या होता है, वाटर के ऊपर तैरने लगता है, आप उसको इजीली बाहर निकाल सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से साइज सेपरेशन किया जाता है, इस तरह पार्टिकल्स के केस में भी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन टेक्निक डिटरमाइंस द पार्टिकल साइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन एंड इमल्सन। यानी कि साइज सेपरेशन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यह है कि यह टेबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन एंड इमल्सन को बनाने में हेल्प करता है। टेबलेट कैप्सूल आप जानते हैं, टेबलेट कैप्सूल बनाने के लिए हमें क्या पाउडर्स बनाने होंगे, पहले ड्रग को पाउडर बनाना होगा। अगर ड्रग को पाउडर बनाना है तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के बाद हम उसमें डिफरेंट पाउडर के वो क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो हो गया सेपरेशन। ठीक है, सस्पेंशन आप लोग जानते होंगे, सस्पेंशन बनाया जाता है, 2 चीजों का मिक्सचर होता है, एक लिक्विड का और एक सॉलिड का, 2 चीजों का मिक्सचर होता है, उसे क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। इमल्सन क्या होता है, यानी कि एक ऑयली सब्सटेंसेस होता है और एक वाटरी सब्सटेंसेस होता है, उससे जो बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, इमल्सन बोलते हैं। तो ये इमल्सन, सस्पेंशन, कैप्सूल, टेबलेट बनाने में साइज सेपरेशन का बहुत ही अच्छा रोल होता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंस, ड्यू टू सेपरेशन वी ऑब्टेन द डिजायर्ड ग्रेन्यूल्स और पार्टिकल्स एंड इंश्योर द फ्लायबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। यानी कि अगर आप साइज सेपरेशन करेंगे तो आपको जिस अमाउंट में या जितनी बड़े पार्टिकल्स चाहिए उस टाइप के आप ग्रेन्यूल्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप उस ग्रेन्यूल्स को प्राप्त कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी फ्लायबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी बढ़ जाएगी। यानी कि जो भी आप पार्टिकल लेंगे या जो भी पाउडर लेंगे वो यानी कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब हर जगह वो उसका क्या होगा, सेम होगा, हर जगह उसका क्या, उसकी जो मात्रा होगी या क्वांटिटी होगी हर जगह क्या होगी, सेम होगी। और फ्लोएबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी चीज में घुल के वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। जैसे कि मान लीजिए किसी ड्रग है, कोई ड्रग है,
किसी ड्रग को हमने यानी टैबलेट मान लीजिए हमने बनाया, अगर टैबलेट बनाया है हमने तो उसमें जो भी पार्टिकल्स है उसकी अगर साइज सेम होगी तो वो हमारी बॉडी में फ्रीली मूव करके अपना एक्शन दे सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होंगे तो किसी पार्टिकल्स का जो एक्शन होगा वो पहले आ जाएगा और किसी पार्टिकल्स का जो एक्शन होगा वो बाद में आएगा। तो इस टाइप से जो फ्लोएबिलिटी होती है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है ड्यू टू साइज सेपरेशन। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड बाय द साइज सेपरेशन टेक्निक, ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि साइज सेपरेशन आप करेंगे तो उसमें से जो भी आपको अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होंगे या अनडिजायरेबल मटेरियल होंगे उसको आप क्या करेंगे, इजिली रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बाय ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड साइज पार्टिकल वी इंप्रूव द मिक्सिंग प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर। जब अपन साइज सेपरेशन करते हैं तो साइज सेपरेशन अगर कर लेंगे तो अगर मान लीजिए जो पार्टिकल होगा वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, वो हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा तो उसकी मिक्सिंग करने में क्या होगी, इजी होगा, उसकी मिक्सिंग हम इजिली कर पाएंगे और मिक्सिंग इजिली कर पाएंगे तो हम अपनी प्रिपरेशंस को भी आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए साइज सेपरेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, टू इंप्रूव द सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, यानी कि साइज सेपरेशन के द्वारा हम पार्टिकल्स की या मटेरियल की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय द साइज सेपरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, साइज सेपरेशन टेक्निक ऑप्टिमाइज द फीड रेट एजिटेशन स्क्रीनिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। साइज सेपरेशन के द्वारा ही जब हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो साइज सेपरेशन के द्वारा ही हम क्या उसकी फीड रेट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी या फीड रेट को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एजिटेशन प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं और स्क्रीनिंग उसकी कर सकते हैं अच्छे से ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। तो ये हो गए सारे इसके ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस हो गए साइज सेपरेशन के। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे, ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इसके बारे में पूछा जाएगा क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन है। अगर क्लासिफिकेशन कहीं पे भी होगा तो वो मल्टीपल क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें याद करने वाली है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बात कर रहे हैं, द इंडियन फार्माकोपिया स्पेसिफाइड 5 ग्रेड ऑफ द पाउडर, यानी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 5 ग्रेड पाउडर को बनाया गया है। सबसे पहला क्या है, कोर्स पाउडर। ठीक है, कोर्स पाउडर क्या होता है, अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द नंबर 10 सीरीज विथ नॉमिनल मेस अपर्चर 1.7 मिलीमीटर। एक हाईली पेड यूट्यूबर बनना is not a game of luck. If I turned on ads on my YouTube channel, I would earn 1 crore rupees. ठीक है, तो कोर्स पाउडर ऐसे पाउडर होते हैं जिसे हम 10 नंबर सीव से अगर उसको सीव करें तो उससे क्या होंगे, पूरे पार्टिकल्स क्या होंगे, उससे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं या इतने ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि 10 नंबर सीव से क्या होते हैं, पूरे के पूरे छन जाते हैं, यानी कि वो सेपरेट हो जाते हैं। जिसमें मेस का जो अपर्चर होता है उसका वो कितना होता है, 1.7 मिलीमीटर का होता है। जो भी अपर्चर बना होता है मेस के द्वारा 1.7 मिलीमीटर का होता है। इसके अलावा अगर नॉट मोर देन 40% through a number of 44 sieve with the nominal mass aperture 355 micrometer, this is usually referred to as 10/44 पाउडर्स आर कोर्स पाउडर भी बोलते हैं। यानी कि पहले अगर 10 नंबर सीव से आप उसको पास करेंगे तो जो कंप्लीट हमारा पाउडर है वो पास हो जाएगा और उसका अपर्चर साइज होगा 1.7 मिलीमीटर। जबकि आप सीव नंबर 44 ले लेते हैं, अगर सीव नंबर 44 यानी कि उसका मेस का जो अपर्चर साइज है वो और छोटा हो गया। जैसे जैसे सीव नंबर ज्यादा होता जाएगा उसका अपर्चर का साइज छोटा होता चला जाएगा। ये बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे जैसे सीव का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपर्चर की जो साइज होगी ना वो घटती जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो अगर आप 44 नंबर सीव लेते हैं तो उससे जो है 40% ही उसका 40% ही मटेरियल जो होगा पास होगा। उसके अलावा और जो पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे किस पे, सीव पे ही। ठीक है, और उसकी जो नॉमिनल अपर्चर साइज होती है 355 माइक्रोमीटर होती है। इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा 355 माइक्रोमीटर का मतलब होता है कि 1.7 मिलीमीटर से बहुत ही ज्यादा छोटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इससे हम क्या बोलेंगे, और 10/44 पाउडर और कोर्स पाउडर भी इसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक, ये हो गया कोर्स पाउडर। इसमें 2-3 डाटा दिया है जिसको आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से पूछ लिया जाएगा और इससे एटलीस्ट क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मॉडरेटली कोर्स पाउडर। मॉडरेटली कोर्स पाउडर क्या होता है, ए पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल passes through a number of 22 sieve with the nominal mass aperture 710 माइक्रोमीटर। यानी कि
ये ऐसे मॉडरेट कोर्स पाउडर ऐसे पाउडर्स होते हैं जिसको अगर आप 22 नंबर सीयू से पास करें तो पूरे के पूरे जो पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। और इसका जो मेस अपर्चर साइज होता है वो होता है 710 माइक्रोमीटर एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू द नंबर 60। अगर आप सीयू नंबर 60 लेते हैं तो उससे 40% से ज्यादा जो पार्टिकल होंगे वो पास नहीं होंगे। और इसका नॉमिनल अपर्चर साइज होता है 250 माइक्रोमीटर। दिस इज यूजुअली रेफर्ड एज 22/60 पाउडर और मॉडरेटली कोर्स पाउडर भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मॉडरेटली कोर्स पाउडर को 22/60 पाउडर बोलते हैं या मॉडरेटली कोर्स पाउडर भी बोलते हैं। मॉडरेटली फाइन पाउडर क्या होता है? A powder of which all the particle passes through a number 44 sieve, यानी कि 44 नंबर की जो सीव होती है उससे अगर आप पाउडर को पास करेंगे उससे इजीली सारे पार्टिकल पास हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मॉडरेटली फाइन पाउडर बोलेंगे। और उसकी नॉमिनल मास अपर्चर साइज होती है वो 355 माइक्रोमीटर की होती है एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू अ नंबर 85 नंबर सीव के साथ अगर इस पाउडर को आप क्या करेंगे? छानना स्टार्ट करेंगे या सेपरेट करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें से केवल 40% तक ही पाउडर क्या होंगे? सेपरेट हो पाएंगे, अदरवाइज उसमें से कोई पार्टिकल सेपरेट नहीं हो पाएगा। और इसका नॉमिनल अपर्चर साइज होता है 180 माइक्रोमीटर और इसे हम क्या बोलते हैं? 44/85 पाउडर या मॉडरेटली कोर्स पाउडर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फाइन पाउडर। अ पाउडर ऑफ व्हिच ऑल द पार्टिकल पासेस थ्रू द नंबर 85 सीव विद नॉमिनल मेस अपर्चर ऑफ द 180 माइक्रोमीटर इज कॉल्ड फाइन पाउडर। फाइन पाउडर ऐसे पाउडर होते हैं जिसे सीयू नंबर 85 से अगर हम पास करें तो पूरे के पूरे पार्टिकल क्या हो जाएंगे? पास आउट हो जाएंगे। और इसका नॉमिनल अपर्चर साइज होता है 180 माइक्रोमीटर का होता है। नेक्स्ट अगर बात करें वेरी फाइन पाउडर, ए पाउडर ऑफ व्हिच ऑल द पार्टिकल्स पासेस थ्रू नंबर 120 सीव, यानी कि 120 नंबर सीव से अगर हम इस पार्टिकल्स को पास करेंगे तो इजीली क्या हो जाएंगे? सारे पार्टिकल पास हो जाएंगे। और इसका नॉमिनल मेस अपर्चर साइज जो होता है 125 माइक्रोमीटर्स का होता है। इट इज कॉल्ड एज फाइन पाउडर। और इसे क्या बोलते हैं? सॉरी यहाँ पे होगा वेरी फाइन पाउडर भी बोलेंगे इसे, ठीक है, इसे वेरी फाइन पाउडर बोलेंगे। तो ये हो गया पाउडर का क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पाउडर का ये जो क्लासिफिकेशन है इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सीविंग, शिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग क्या होती है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीव के बारे में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, सीविंग, शिफ्टिंग या स्क्रीनिंग तीनों चीज एक ही होती है। सीव करना या शिफ्टिंग करना या स्क्रीनिंग करना तीनों चीज एक ही होती है। तो आइए हम इसको जानते हैं। Sieve for the pharmaceutical testing are constructed from the wire cloth with square meshes woven from wire of brass, bronze, stainless steel or any other sustainable material। यानी सीव क्या होता है? एक फार्मास्यूटिकल क्या है? फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग। I like to keep it smart and simple as 1, 2, 3। फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग होती है, यानी कि उसको क्या? टेस्टिंग का मतलब उससे एक सेपरेट करने की, अब वो टेस्टिंग आप कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं, तो आप टेस्टिंग ही तो कर रहे हैं कि कैसे पाउडर उसमें से बाहर निकल पाएंगे और कैसे नहीं पाउडर निकल पाएंगे। आप ऐसे इजीली हाथों से छू के तो बता नहीं पाएंगे कि ये पाउडर सीव से पास होगा या नहीं पास होगा, ये यूजफुल होगा या यूजफुल नहीं होगा। इसलिए एक टेस्टिंग एपरेटस होता है और इसको क्या होता है? ये किसके बना? वायर क्लॉथ से बना होता है। ठीक है, वायर का मतलब होता है वायर, यानी कि वायर किसी चीज का भी होता है, फैब्रिक वायर भी हो सकते हैं, स्टेनलेस स्टील के वायर भी हो सकते हैं। वो क्या होते हैं? ऐसे हो सकते हैं। स्क्वायर मेसेज होते हैं। स्क्वायर मेसेज वोवन का मतलब होता है कि जो मेस का अपर्चर होगा वो मेनली क्या होता है? जनरली होता है स्क्वायर शेप का। ठीक है, तो जो वायर होगा वो ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील और एनी सूटेबल मटेरियल से बनाया जा सकता है। द वायर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड शुड नॉट बी कोटेड और प्लेटेड। दिस शुड नॉट शॉर्ट एनी रिएक्ट बिटवीन द मटेरियल ऑफ द सीव एंड द सूटेबल व्हिच इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम इट। यानी जो वायर होता है वो जो भी वायर बनेगा, यानी कि जो भी वायर बनेगा वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल का होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे जो वायर है वो पतला हो जाएगा और कहीं पे वायर जो होगा वो मोटा हो जाएगा। उससे क्या होगा? हमारी सीव जो होगी वो खराब हो जाएगी। ठीक है, उससे हमें एक्यूरेट जो रेट मिलना चाहिए, एक्यूरेट हमें एक्यूरेसी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। एक्यूरेसी उससे क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, उस पर कोटिंग होना चाहिए। यानी कि यार अगर आप कोई ले रहे हैं मटेरियल तो उस पर आप कोटिंग भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके मटेरियल के ऊपर कि आपका जो मटेरियल है उसके साथ कितना रिएक्टिव है, कितना रिएक्टिव नहीं है। मान लीजिए कि आप मेस जो बना रहे हैं आप उसमें, तो उसमें आपने वायर ले लिया है, मान लीजिए आयरन का वायर ले लिया है। अगर आयरन का आपने वायर लिया है, अगर वो आप मटेरियल जिसको सीव करने जा रहे हैं उसके साथ अगर वो रिएक्टिव हुआ तो आपका मटेरियल क्या होगा? खराब हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि जो मेसेज हम बना रहे हैं, यानी कि जो भी वायर बना रहे हैं, वो उस पर कोटिंग करनी है या नहीं करनी है, ये हमारा डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर कि हमारा मटेरियल कितना उसके साथ रिएक्टिव है या कितना अनरिएक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जनरली आयरन वायर इज यूज्ड as a screen material because it is cheap and but their advantage and corrosive nature and chance of the contamination by iron। वही मैंने आप लोगों को पहले ही बताया,
तो क्या होता है, जनरली आयरन का ही वायर यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, सस्ता होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये कोरोसिव नेचर का होता है। कोरोसिव नेचर का ये मतलब ये होता है कि ये जो पार्टिकल के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट कर सकता है, यानी कि पार्टिकल की जो कवरिंग होती है उसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। अगर पार्टिकल की कवरिंग को नुकसान पहुंचाएगा तो हमें क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म पार्टिकल्स नहीं मिल पाएंगे। अगर यूनिफॉर्म पार्टिकल्स नहीं मिल पाएंगे तो हमारे किसी काम का नहीं होगा। इसलिए जो भी मटेरियल आप यूज करेंगे सीयू में, उसे ध्यान रखना होगा कि वो रिएक्टिव ज्यादा ना हो, ठीक है। उसी प्रकार फॉर सेपरेशन ऑफ फाइन पाउडर बोल्टिंग क्लॉथ सीयू आर यूज, यानी कि फाइन पाउडर को सेपरेट करने के लिए हम बोल्टिंग क्लॉथ सीयू का यूज करते हैं। बोल्टिंग क्लॉथ का मतलब यह होता है कि बोल्टिंग क्लॉथ मतलब हुआ कि जो जालीदार टाइप की जो बनाई जाती है, जो छन्नी में होती है जालीदार टाइप की, या तो स्टेनलेस स्टील की भी बन सकती है। क्लॉथ होता है, क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, यानी सीयू में जो कपड़ा लगता है, बोल्टिंग मतलब यार हो सकता है मेटल्स का भी हो सकता है या फैब्रिक का, मेनली फैब्रिक का जो बना हुआ कपड़ा होता है सीविंग के लिए, उसे क्या बोल्टिंग क्लॉथ भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, सीयू एनालिसिस। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ISO, आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ISO का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, फिक्स लोवेस्ट और सीयू डायमीटर, यानी उन्होंने फिक्स किया था सीयू के लिए जो भी सीयू 45 माइक्रोमीटर का होगा, ठीक है। पाउडर आर जनरली डिफाइंड एज अ पार्टिकल, यानी कि सबसे लोवेस्ट जो सीयू का डायमीटर होगा वो 45 माइक्रोमीटर का होगा। और पाउडर जनरली डिफाइंड एज द पार्टिकल्स हैविंग द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द 1000 माइक्रोमीटर, और सबसे मैक्सिमम डायमीटर, और पार्टिकल सबसे बड़ा जो होगा वो कितना होगा, 100 माइक्रोमीटर का होगा। सो दिस इज द अपर लिमिट, ये क्या थी, सबसे इसकी अपर लिमिट थी या मैक्सिमम लिमिट यही थी। इन प्रैक्टिस सीयू एनालिसिस कैन परफॉर्म इन द रेंज ऑफ 5 to 1,25,000 माइक्रोमीटर। सीयू एनालिसिस यूज्ड टू मॉनिटर मटेरियल क्वालिटी बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, यानी कि 5/5 माइक्रोमीटर से लेके 1,25,000 माइक्रोमीटर तक की अपर्चर साइज की सीविंग आती है, जिसके साथ हम मटेरियल को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और अपने मटेरियल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सेपरेट करके फार्मास्यूटिकल कंपनीज में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसका यूज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, ठीक है। तो इस प्रकार हो गया सीयू एनालिसिस, यानी आप डेटा याद रखिएगा। पहले तो इसमें याद रखिएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO, और लोवेस्ट सीयू का जो डायमीटर होगा सबसे क्या होगा, वो 45 माइक्रोमीटर का होगा, और जो पार्टिकल की सबसे मैक्सिमम रेंज होगी वो क्या होगी, 1000 माइक्रोमीटर की होगी। और कितना रेंज तक हम सीयू को यूज करते हैं, तो 5 to लेके 1,25,000 माइक्रोमीटर की तक की सीयू का हम यूज करते हैं जनरली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर सीयू। सीयू के स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सीयू का मतलब क्या होता है। How many days will you survive with your father's money, my friend? This is the question I want to ask every one of you which you're watching. उसमें जो भी हमने यूज किया है उसके बारे में क्या होगा, उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। मेस नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ होल्स इंक्लूड इन अ लेंथ ऑफ 1 इंच, यानी कि मेस नंबर का मतलब होता है जो भी आपकी सीयू बनी हुई है, सीयू आपकी जो बनी हुई है कंप्लीट, अगर 1 इंच में आपका कितना मेस उसमें अटैच है, यानी कितने आपके वायर अटैच है उसी को, यानी कि वायर अटैच है और उसके द्वारा कितना होल्स बन रहा है, यानी 1 इंच आप स्क्वायर में लीजिए, लेंथ भी 1 इंच की लीजिए और ब्रेड्थ भी 1 इंच की लीजिए, आप उसका स्क्वायर बनाइए, और उस स्क्वायर के अंतर्गत जितने भी होल्स आएंगे उसे हम क्या बोल देंगे, मेस नंबर बोल देंगे। अपर्चर ऑफ स्क्रीन इज द क्लियर स्पेस बिटवीन द वायर ऑफ द स्क्रीनिंग ओपनिंग। जो अपर्चर स्क्रीन होता है, यानी कि स्क्रीन की जो अपर्चर होती है उसे क्या बोलते हैं, क्लियरली वो क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा मेनली बैडमिंटन देखा होगा, तो एक पहले आप क्या करते हैं, उसको एक हॉरिजॉन्टली वायर होता है और फिर वर्टिकली वायर होता है। आप लोग उसको इजीली देखेंगे तो समझ में आएगा। बैडमिंटन में हम देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल वायर लगे होते हैं और क्या होता है, वर्टिकल वायर लगे होते हैं। तो उसमें आप 1 इंच में आप देख लीजिए कितना उसमें आ रहा है, उसी को हम क्या बोल देंगे, मेश नंबर बोल देंगे। और उसमें जो भी स्पेस छूटा हुआ है, यानी पर्टिकुलर एक वायर जो बने एक में से, यानी कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल वायर को अगर मिलाएंगे, पर्टिकुलर जो एक होल होता है उसमें, उसको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे, अपर्चर बोल देंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई आप लोगों को डाउट हो फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा ये दिक्कत हो रही है। अगर हमारे पास संभव होगा तो हम उसकी फिर से उसको रिपीट कर देंगे, उसका रिवीजन क्लास अदर से कुछ क्वेश्चंस उठाए जाएंगे आपके द्वारा, तो उससे हम क्या करेंगे, कलेक्ट करके उसको फिर से एक बार दोबारा उस चीज की वीडियो बना देंगे, जिससे आपकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग को जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड्स फॉर सीयू यूज्ड टू टेस्टिंग मस्ट स्पेसिफाई द फॉलोइंग। नंबर ऑफ सीयू क्या होता है, सीयू नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ मेसेज इन अ लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर इन ईच ट्रांसवर्स डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर। ऊपर वाला ये मेश नंबर या नंबर ऑफ सीयू जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंच में आप लोगों को बताया, स्क्वायर लीजिए 1 इंच का, यानी 1 इंच लेंथ 1 इंच ब्रीथ, उसके अंतर्गत जितने भी होल्स आपके होंगे उसी को क्या बोल देंगे हम, मेश नंबर बोल देंगे। और वो
उसी को बोल देंगे नंबर ऑफ सीयू भी बोल देंगे उसी को, ठीक है। नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर क्या होता है? नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर इंडिकेट गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट वायर। टू एडजेसेंट वायर का मतलब हुआ कि एक वायर के बाद जो दूसरा वायर होगा उसके बीच में जितने गैप होंगे, जितना गैप होगा उसी को बोलेंगे नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। अभी आप लोग को बताया हमने, इट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर अपर्चर। स्क्वायर अपर्चर इट the IP given the nominal mesh aperture size for majority of the CU in the millimeter or in the centimeter। तो जो नॉमिनल मेश अपर्चर साइज होता है वो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में ही होता है। मैंने आप लोगों को बताया ना, पर्टिकुलर जो एक होल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल साइज अपर्चर बोलते हैं। याद रखिएगा, नॉमिनल साइज अपर्चर वही होता है। आप लोग बैडमिंटन देख लीजिएगा, बैडमिंटन में आप देखेंगे इसलिए समझ में आ जाएगा, जो उसका एक पर्टिकुलर होल होता है उसी को बोलते हैं नॉमिनल साइज अपर्चर, और उसमें से 1 इंच का आप स्क्वायर काट के निकाल लीजिए, जितने भी आपको होल्स मिलेंगे उसी को क्या बोल देंगे? नंबर ऑफ सीयू या मेश नंबर बोल देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर। वायर में सीयू आर मेड फ्रॉम द वायर हैविंग द स्पेसिफाइड डायमीटर इज ऑर्डर टू गिव द सुटेबल अपर्चर साइज एंड सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू अवॉइड द डिस्टॉर्शन ऑफ द सीयू। यानी कि वायर, यानी कि नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर, यानी जो भी वायर होगा आपका, जिस वायर से आपकी सीयू बनेगी, ठीक है। यानी कि आपका जो बैडमिंटन है, यानी कि बैडमिंटन जिस धागे से आपका बुना हुआ है, ठीक है, वो किस डायमीटर का होगा? वो क्या होगा? एक स्टैंडर्ड डायमीटर होता है, और उसी डायमीटर के जो वायर को लिए जाते हैं और उसी से आपका सीयू का फॉर्मेशन होता है। तो ठीक है, तो वही उसी डायमीटर को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर, ठीक है। नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर वो क्या होता है? फिक्स होता है। और वो क्या होता है? अगर वो फिक्स रहेगा, यानी कि वो अगर स्टैंडर्ड रहेगा, तो जो भी आपका जो सीविंग करेंगे वो क्या होगा? सफिशिएंट स्ट्रेंथ मिलेगी आपको। जो सीयू मटेरियल होगा उसको सफिशिएंट स्ट्रेंथ मिलेगा, और अवॉइड डिस्टॉर्शन ऑफ द सीयू, और सीयू में कोई जो भी दिक्कतें आने वाली हैं वो क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। अगर आप मान लीजिए उसको यूनिफॉर्म नहीं लेते हैं तो कहीं पे क्या होगा? वायर जो होगा कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, इसलिए अगर जहां पे पतला होगा वहां पे जो अपर्चर साइज होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन जहां पे मोटा होगा वहां पे क्या, जो अपर्चर साइज होगा वो कम हो जाएगा, जिससे सीविंग करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। और वही प्रॉब्लम अगर आप स्टैंडर्ड कर लेते हैं तो वही प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि जो भी असुविधाएं होने वाली हैं वो दूर हो जाएंगी, अवॉइड रहेंगी, दूर रहेंगी। अगर आपका स्टैंडर्ड मेश का डायमीटर रहेगा तो ये सारी प्रॉब्लम क्या रहेंगी? दूर रहेंगी, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज सीविंग एरिया, ये क्या होता है? इसको भी ध्यान से समझिएगा। This standard express the area of meshes, a percentage of the total area of the sieve. It depends on the size of the wire used for any particular sieve number. Generally, the sieving area is kept within the range of 35 to 40% in order to give suitable strength to the sieve. ये भी एक स्टैंडर्ड होता है। अब देखिए, आप किसी भी सीयू का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे आप बैडमिंटन ले लीजिए। अगर आप बैडमिंटन लिए हैं तो बैडमिंटन हमको आप क्या करेंगे? धागे की सहायता से उसको क्या है? बांधा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो उसमें जो पूरा बैडमिंटन की स्पेस है, यानी कि जो गोलाई में स्पेस पूरा है, उसके अंदर आप देख रहे हैं तो धागे भी हैं और उसमें छोटे छोटे अपर्चर भी हैं, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, बैडमिंटन में आप देखेंगे तो धागे से वो क्या हुआ है? बुना हुआ है, धागे से बुना हुआ है। अगर वो धागे से बुना हुआ है तो उसके जो भी उसका वो जो भी सर्कल बन रहा है, यानी कि जो भी वो सर्कल बैडमिंटन का है, उसके अंतर्गत 2 चीजें हैं। पहली चीज क्या है? एक तो उसमें वायर लगे हुए हैं, यानी कि उसमें धागे लगे हुए हैं, हॉरिजॉन्टली वायर लगा हुआ है, वर्टिकली वायर लगा हुआ है, ये सारे वायर्स लगे हुए थे। और बीच बीच में जो एक अपर्चर साइज वो क्या है? स्पेस है, उसके उसमें स्पेस है, ठीक है। तो वही होता है हमारे सीयू में भी। सीयू में भी ऐसा ही होता है। और जो हमारा स्पेस होता है, जनरली द सीविंग एरिया इज केप्ट विद इन द रेंज ऑफ 35 to 40% इन ऑर्डर टू गिव सुटेबल स्ट्रेंथ टू द सीयू। जो सीविंग एरिया है, यानी कि जो भी स्पेस है पूरे सीयू जो हमने बनाया है, यानी कि जो भी बैडमिंटन आपका है उसका 35 to 40% क्या होगा? स्पेस होगा, यानी कि वही क्या होगी? सीविंग एरिया होगी। और उसके अलावा जो भी 60% होगा उतने में आपका वो जो धागे वाला पार्ट है वो होगा, या जो अगर सीयू बना रहे हैं आप तो उसका मेश वाला पार्ट होगा, ठीक है। सीयू में आपने बनाया तो मेश वाला जो पार्ट होगा वो 60% हो जाएगा, और जो भी स्पेस होगा सीविंग करने के लिए वो कितना हो जाएगा? 35 to 40% हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ईजी है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझने में, आप समझ सकते हैं इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें टॉलरेंस एवरेज अपर्चर, तो चलिए ठीक है, आप लोग समझ। अगर मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि Sense's interactive panel now comes with SensePort software, which has shape recognition with measurements. ये क्या होगा? 35 और 40 दिया, अगर मान लेता हूं मैं 20 कर दिया जाए इसको, तो क्या होगा? अगर ये स्पेस जो 20 हो जाएगा, 20 होने का मतलब ये हुआ कि जो उसमें मटेरियल लगा हुआ है, यानी कि जो भी मेश लगा है वो क्या होगा? मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, और जब आपके अपर्चर की जो साइज होगी वो क्या हो गई? और छोटी हो गई। और छोटी हो जाएगी साइज की अपर्चर, तो आप इजीली उसको क्या नहीं सीविंग नहीं कर पाएंगे, जिससे बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी,
ठीक है, इसलिए स्टैंडर्ड दिया गया 35 to 40% क्या होना चाहिए, सीविंग एरिया होनी चाहिए उसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात टॉलरेंस एवरेज एपर्चर साइज, some variation in the aperture size is unavoidable and when variation is expressed as a percentage it is known as the aperture tolerance average। यानी कि स्विंग आप बना रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो स्टैंडर्ड जितना दिया जाता है आप उतना ही स्टैंडर्ड बना लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कतें आ जाती हैं। यानी कि जब आप धागे का यूज करते हैं तो कहीं ना उसके डायमीटर में चेंजेस कहीं ना कहीं आ जाते हैं। अगर डायमीटर में चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो स्टैंडर्ड दिया गया होगा वो क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। यानी कि वो क्या होगा, उससे प्रभावित हो जाएगा। अगर उससे प्रभावित होता है तो यानी कि उसी को हम परसेंटेज में अगर लिख देंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, टॉलरेंस एवरेज एपर्चर साइज बोल देंगे। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो स्टैंडर्ड दिया गया है वैसा ही बनता है। हाँ, लेकिन एटलीस्ट ये कोशिश किया जाता है 99.9% जो भी स्टैंडर्ड दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाए। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग कहते हैं जेनरिक दवाएं और पेटेंट दवाएं, ठीक है ना, बहुत लोग कंपैरिजन करते हैं। लेकिन पेटेंट जो दवाएं होती है, जो भी आईपी या बीपी के द्वारा जो भी स्टैंडर्ड बनाई गई है उसमें एग्जैक्ट उतना ही परसेंटेज लगभग रखा जाता है। ठीक है, 99.999% होता है। लेकिन जो जेनरिक दवाएं होती है उसमें 99 ना होकर वो 95 हो जाता है, 96 हो जाता है, इतना परसेंटेज आ जाता है, थोड़ी सी कमी हो जाती है। यही बस इतना ही अंतर होता है और ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ मैकेनिकल स्विंग डिवाइस। जो भी मैकेनिकल स्विंग डिवाइस होती है वो कैसे वर्क करती है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले एजिटेशन मेथड। स्यू में भी एजिटेटेड इन नंबर ऑफ डिफरेंट वे। एजिटेशन मेथड, एजिटेशन मतलब क्या होता है, हलचल पैदा करना। यानी कि आप उसको स्विंग कर रहे हैं हलचल पैदा करके, यानी उसको क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ आपत्तियां दर्ज यानी आपत्तियां पैदा कर देते हैं आप, जिसके थ्रू से क्या होता है, स्विंग होता है। तो स्विंग एजिटेशन जो होता है 3 प्रोसेस के द्वारा होता है। सबसे पहला प्रोसेस पढ़ेंगे, ये क्या है, वर्किंग ऑफ मैकेनिकल स्विंग का ये है एजिटेशन मेथड। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अब आता है सबसे पहला ओसिलेशन। ओसिलेशन का मतलब होता है दिस sieve is mounted in the frame that oscillates back and forth. It is simple method but the material may roll on the surface of the sieve। ठीक है, ओसिलेशन मेथड में क्या होता है, आप अप या डाउन मोशन कराएंगे सीव को, या आगे या पीछे यानी कि बैक या फोर्थ मोशन कराएंगे आप, तो उससे क्या होगा, स्विंग प्रोसेस परफॉर्म होगा। ठीक है, या तो ऊपर नीचे आप परफॉर्म कराइए, ओसिलेट कराइए उसको, या तो आगे पीछे ओसिलेट कराइए, जिससे आपकी स्विंग इजीली हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें वाइब्रेशन, the sieve is vibrated at high speed by means of an electrical device. Its rapid vibration is imparted to the particles on the sieve which help to pass the powder material through it। यानी वाइब्रेशन मोशन आप लोगों ने देखा होगा, वाइब्रेशन के थ्रू जो भी क्या होता है, मटेरियल को क्या किया जाता है, अगर आप सीव लेते हैं, किसी सीव से आप क्या करते हैं, कोई चीज पार्टिकल को सेपरेट कर रहे हैं, उसको आप इजिली उसको वाइब्रेट कर देंगे तो जो भी पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, इजिली आपका छन जाएगा या इजिली वो सेपरेट हो जाएगा। गायरेशन क्या होता है, गायरेशन इन दिस मेथड अ सिस्टम इज मेड सो दैट sieve is an rubbing mounting the and connected to the an eccentric flywheel. This is generally rotatory movement of the small amplitude the sieve which turns give the spinning motion to the particles that help to pass them through a sieve। यानी कि गायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये एक एसेंट्रिक फ्लाईव्हील होता है। यानी एसेंट्रिक फ्लाईव्हील होता है एक, क्या समझ लीजिए, जैसे कि कोई चीज घुमाने के लिए होती है, जैसे रोटेट कराने के लिए कोई चीज होती है, नुकीली चीज, यानी कि क्या बोलते हैं, किसी धुरी यानी एक्सिस होती है, उसी एक्सिस पे क्या होता है, कोई पार्टिकल घूमता है, उसी प्रकार का एपरेटस होता है, वो एक्सिस पे क्या करता है, राउंडिंग मोशन करता रहता है। अब वो राउंडिंग मोशन करेगा तो स्विंग प्रोसेस ऑलरेडी हो जाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, यानी कि आटे को आप क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, आटे को पार्टिकल्स को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें मेनली आप क्या करते हैं, सबसे पहले आटे को लेते हैं, तो आटे को सेपरेट करने का सबका तरीका अलग होता है। कोई क्या करता है, उसको क्या करता है, वाइब्रेशन भी लोग कराते हैं, उसको वाइब्रेट कराते हैं तो भी चल जाता है, गायरेशन भी कराते हैं यानी कि उसको क्या कराते हैं, राउंड मोशन भी कराते हैं। ठीक है, और कई लोग क्या करते हैं, ओसिलेशन भी कराते हैं। तो सबका अलग अलग अपना अपना तरीका होता है। और इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा, जनरली जब गेहूं की मड़ाई होती है, गेहूं जब कट जाते हैं तो उसके बाद उसको क्या कहते हैं, मशीन के द्वारा उसको जब सेपरेट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक ऊपर से लगी होती है जाली, यानी कि वो सीव लगा होता है, वो बड़े लेवल की सीव होती है, वो लगी होती है। उसमें क्या होता है, उसमें दोनों चीजें होती हैं, उसमें दोनों चीजें एक साथ होती है, ओसिलेशन भी होता है और वाइब्रेशन भी होता है। गायरेशन तो उसमें नहीं होता है, लेकिन हाँ उसमें वाइब्रेशन भी होता है, और क्या होता है, उसमें ओसिलेशन भी होता है। अब लोग जहाँ पे गेहूं गिरता है, आप लोगों ने देखा होगा, गेहूं जहाँ पे गिरता है वहां पे एक छन्नी टाइप लगा होता है, वो छन्नी जो होती है वाइब्रेट भी करती रहती है और ओसिलेट भी करती रहती है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो हमारा गेहूं है यानी जो भी पार्टिकल है वो इजीली सेपरेट हो जाता है। इसी प्रकार क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी इसी प्रकार की मशीनें बनाई जाती हैं जिससे पार्टिकल को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। गायरेशन अगर आपको देखना होगा तो आप राइस मिल में भी देख सकते हैं। राइस मिल में जो सीव लगी होती है वो किस पे काम करती है, वो
मेनली उस पे काम करती है, गायरेशन पे काम करती है। वो राउंडिंग मोशन करती है, राउंडिंग मोशन करने के कारण वो क्या करती है, पार्टिकल को अलग अलग कर देती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट है, एजिटेशन मेथड आर नॉट कंटिन्यूअस मेथड बट कैन बी मेड बाय इंक्लिनेशन ऑफ द sieve एंड द प्रोविजन ऑफ सेपरेटेड आउटलेट ऑफ द अनडिजायरेबल एंड ओवरसाइज पार्टिकल। ये वीडियो आपके लाइफ चेंजिंग हो सकती है। करीब 3 से 3.5 साल पहले मैंने अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करी थी और मैंने सबसे पहले ब्लॉग। ये कंटिन्यूअस मेथड नहीं होता, कोई ये कंटिन्यूअस मेथड नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करेंगे तभी आप, अभी मैंने बताया ना आपको, अगर आटा को आप चाल रहे हैं तो ऐसा कोई जरूरत नहीं कि आप ऑसिलेट बस कराएंगे तो आपका जो भी जो भी आटा होगा वो छल जाएगा पूरा। नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। उसमें आपको हो सकता है कि कभी कभी आपको गायरेशन यानी कि उसको राउंडिंग मोशन भी करानी पड़े, हो सकता है उसको वाइब्रेट भी करना पड़े। अब आप लोगों ने देखा होगा जनरली चाय को बनाते हैं, चाय जब आप बनाते हैं तो अगर आपका मटेरियल ज्यादा, अदरक वगैरह ज्यादा हो जाती है, जब आप छन्नी से छानेंगे तो चाय इजीली नहीं गिरता है। तो आप क्या करते हैं, छन्नी पे उसको क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जैसे ही आप छन्नी को वाइब्रेट करते हैं उसमें से जो चाय होता है यानी लिक्विड पार्टिकल होता है वो नीचे आने लगता है। उसी प्रकार कभी कभी क्या करते हैं, आप चम्मच से उस छन्नी में ही उसको राउंड मोशन कराते हैं। ठीक है, राउंड मोशन कराएंगे तब भी छन्नी से क्या होता है, फ्लूइड जो होता है वो नीचे गिरने लगता है। तो इस टाइप से होता है हमारा साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन में भी ऐसी ही प्रक्रियाएं लागू की जाती हैं और उस प्रकार से साइज सेपरेशन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रशिंग मेथड, ये पढ़ा था हमने एजिटेशन, और बी पढ़ेंगे हम ब्रशिंग मेथड। इन दिस केस अ ब्रश इज यूज्ड टू मूव द पार्टिकल on the surface of sieve and to keep the meshes clear. The brush is rotated in the middle in the case of the circular sieve, but spiral ब्रश रोटेटेड ऑन द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस इन केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल शीव। तो इसमें ब्रशिंग मेथड में क्या होता है, शीविंग के कारण यानी कि स्पीड के कारण, जैसे स्पीड होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगता है पार्टिकल पे। मैंने आप लोगों को बताया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, यानी पार्टिकल अब सेंटर में तो था, अब वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो सेंट्रीफ्यूगेशन, हाँ एक एग्जांपल और है सेंट्रीफ्यूगेशन का, एग्जांपल आप राइस मिल में भी देख सकते हैं। वहां पे जो चावल जो सेपरेट होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के कारण भी सेपरेट होता है। बहुत सारे इसमें राइस मिल में ऐसा भी होता है, तो आप उसको इजिली राइस मिल में भी देख सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, सेंटर से पार्टिकल में बाहर की तरफ फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या होता है, पार्टिकल हमारा क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है। जिस हिसाब से आपकी स्पीड होगी उस हिसाब से आपका पार्टिकल उतनी दूर तक जाके गिरेगा, जिससे आप इजिली सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करके फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म बना लेंगे। तो ये हो गया इसके मेथड। 3 मेथड थे, आप लोगों को पता होगा, एजिटेशन मेथड, ब्रशिंग मेथड और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हमने पढ़ा है। इसके अलावा बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन ये 3 मेथड्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि सीव से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। इसके ऑफलाइन क्वेश्चन में इसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन भी लिखने के लिए आ जाते हैं सीयू पे, इसलिए आप सीयू याद रखेंगे क्योंकि 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में था ये, तो उसमें आया हुआ था सीयू के बारे में लिखने के लिए। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑफलाइन अगर क्वेश्चन पेपर होगा तो सीयू से क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म होता ही है, लगभग आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात है सीयू मेथड। सीयू मेथड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। इन दिस मेथड द फाइन पाउडर इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोर्स पाउडर बाय यूजिंग द sieve as the desired number। यानी कि इससे हम क्या करते हैं, कोर्स पाउडर, यानी कि कोर्स मैंने आप लोगों को बताया था, खुरदुरा जो भी पार्टिकल्स होते हैं उससे क्या करते हैं, डिजायर्ड नंबर की sieve को यूज करते हैं और डिजायर्ड पार्टिकल्स को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। The degree of the fineness of the powder is known with the help of the sieving through the which the powder material is passed। ये वही बात हुई कि आप पर्टिकुलर नंबर्स की sieve लेंगे, जिससे पर्टिकुलर साइज का जो भी पार्टिकल है उसको सेपरेट कर लेंगे। sieve the number is ordered to density from each other। सीयू पे जब नंबर लिखा जाता है वो सेपरेट कर लेता है ईच अदर से, इसलिए सीयू पे क्या किया जाता है, नंबर लिखा होता है। वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन देखिए, साइज सेपरेशन ऑफ द पाउडर इज डन बाय पासिंग द पाउडर मटेरियल थ्रू द सेट्स ऑफ सीयू। सीयू आर अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सीयू ऑफ द लार्ज साइज इज एट द टॉप एंड द स्मॉलर वन ऑफ द बॉटम। इसमें वर्किंग कैसे किया जाता है, मल्टीपल सीविंग का यूज कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं। मल्टीपल सीविंग में क्या होता है, उसको हम सीव को क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। जिसका अपर्चर साइज ज्यादा बड़ा है उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे और जिसका अपर्चर साइज छोटा है उसको हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। अब उसको हम क्या करेंगे, ऊपर से सीविंग करेंगे, यानी कि जितना सबसे बड़ा पार्टिकल होगा वो ऊपर रह जाएगा, उससे छोटे पार्टिकल होगा नीचे चला आएगा। फिर से उस पर यानी कि दूसरे नंबर की जो सीव होगी उसके लिए जितने जो बड़े पार्टिकल होंगे उस पर रुक जाएंगे और उससे नीचे जो छोटे पार्टिकल होंगे नीचे चले जाएंगे। ऐसे ही करते करते जो आपका फाइन पाउडर होगा वो सबसे नीचे चला आएगा और नीचे आप उसको कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद आप उसको इजीली जो भी आप लोगों को फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज करना होगा आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में होती है उसमें आप हाथों के द्वारा तो इतनी ज्यादा सीव को चला नहीं पाएंगे, इसलिए उसमें क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस या थर्मो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रिकल सेकर्स लगे होते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रोसेस को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सीविंग मेथड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीविंग के फाइनली आप याद रखिएगा, सीविंग के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि सीव से क्वेश्चन हमेशा आता है। साइक्लोइड सेपरेटर कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। सबसे पहले इसकी बात करेंगे प्रिंसिपल। इन साइक्लोइड सेपरेटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड टू सेपरेट द सॉलिड्स
क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चैंपियन बनना चाह रहे हो, लेकिन इंटरनेट पर अवेलेबल ऑन फ्रॉम फ्लूइड, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। साइक्लोन सेपरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो याद रखिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। और इसके द्वारा क्या क्या सेपरेट किया जाता है? सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड, फ्लूइड से सॉलिड को भी सेपरेट किया जाता है, सॉलिड से सॉलिड को भी सेपरेट किया जाता है, ठीक है। ये दोनों चीजें इससे क्या की जाती है? परफॉर्म की जाती है। और लिक्विड से लिक्विड को भी सेपरेट किया जाता है, किसके द्वारा? साइक्लोन सेपरेटर के ऊपर द्वारा किया जाता है। ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के साइक्लोन सेपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा सॉलिड से सॉलिड का भी सेपरेशन होता है, लिक्विड से लिक्विड का सेपरेशन, और सॉलिड से लिक्विड का भी सेपरेशन किया जाता है, किसमें? साइक्लोन सेपरेटर में। The separation depend not only the particle size but also the density of the particle। अब देखिए, मान लीजिए कोई किसी चीज का सेपरेशन करना है, अगर सॉलिड सॉलिड है तो पार्टिकल साइज पे तो सेपरेशन हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए लिक्विड हो तो कैसे आप सेपरेट करेंगे? वो किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। यानी कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी वो नीचे पार्टिकल चला जाएगा, और जितनी कम डेंसिटी होगी वो पार्टिकल ऊपर चला आएगा। Hence, depending on the fluid velocity, the cyclone separator can use to separate all the types of the particle or to remove only the coarse particle and allow the fine particles to the carried through with the fluid। यानी कि फ्लूइड के द्वारा जब पार्टिकल्स को अलग किया जाता है, यानी सॉलिड और फ्लूइड का जब अलग होता है तो कैसे होता है? उसमें क्या किया जाता है? जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या किया जाता है? उसको अलग सेपरेट कर लिया जाता है, और जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड के साथ इजीली फ्लो कर जाते हैं, और फ्लो करके उसको क्या इजीली सेपरेट कर लिया जाता है, और सेपरेट करके हम फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म बना लेते हैं। ये हो गया उसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट अगर बात करें कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ द टेपरिंग सिलिंड्रिकल वेसल विद द कंसिस्ट ऑफ द टॉप वर्टिकल सेक्शन एंड लोअर कॉनिकल टेपरिंग सेक्शन टर्मिनेटिंग इन द अपेक्स ओपनिंग अ short vertical cylinder with the closed by the flap plates on the top and by the conical bottom। इसमें क्या होता है? एक कॉनिकल apparatus होता है, ठीक है। कॉनिकल apparatus होता है, पहले तो ऊपर से क्या होगा? फ्लैट होगा, और नीचे क्या आ जाएगा? कॉनिकल आ जाएगा। ऊपर से भी आप इसको क्या कर दीजिए? लॉक कर दीजिए, और नीचे से भी इसको क्या कर दीजिए? लॉक कर दीजिए। अब इसके बाद कैसे हम और कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में समझते हैं। इट इज प्रोवाइडेड विद द टेंजेंशियल फीड इनलेट नोजल इन द सिलिंड्रिकल सेक्शन नियर द टॉप एंड द आउटलेट फॉर द गैसेस सेंट्रली ऑन द टॉप। आपने क्या किया? जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी हमारा मटेरियल था, जो भी हमारा साइक्लोन सेपरेटर था, उसको कैसे किया? ऊपर से टॉप पे भी वो फ्लैट होता है, और नीचे क्या होता है? टैपरिंग एंड होता है। दोनों को हमने लॉक कर दिया। ऊपर से हम क्या करते हैं? एक पाइप आउटलेट निकालते हैं, और क्या करते हैं? पाइप एक साइक्लोन सेपरेटर के अंदर आती है। ये अगर आप डायग्राम देखेंगे, इसमें डायग्राम तो नहीं ले पाए हम, लेकिन अगर डायग्राम देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ गया। उसमें क्या होगा? एक पाइप लगा, टॉप से क्या होती है? एक पाइप निकलती है जिसे आउटलेट बोलते हैं, और वो इनलेट भी होती है, ठीक है। और इसके अलावा एक अलग पाइप लगाते हैं, ना तो वो ऊपर होती है और ना ही वो बॉटम से होती है, वो क्या होती है? साइड से होती है। टेंजेंशियली जो साइक्लोन सेपरेटर होता है उसके टेंजेंशियली एक पाइप को लगाया जाता है, जो कि साइक्लोन सेपरेटर में इनलेट कर दिया जाता है। तो यानी कि दो पाइप का यूज किया जाता है। एक तो हम टेंजेंशियली पाइप यूज कर सकते हैं साइक्लोन सेपरेटर में इनलेट के लिए, और एक जो ऊपर से टॉप से हम इनलेट कराते हैं पाइप को, और उसके आउटलेट भी निकाल देते हैं। और नीचे जो कोनिकल होता है उससे तो ऑलरेडी आउटलेट होता ही है। अब देखिए इसमें क्या होता है बेसिकली। द आउटलेट इज प्रोवाइडेड विद द डाउनवर्ड एक्सटेंडिंग पाइप दैट एक्सटेंडेड इनवर्ड इनटू द सिलिंड्रिकल सेक्शन टू प्रिवेंट द गैस शॉर्ट सर्किटिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इनलेट टू आउटलेट एंड फॉर द कटिंग द वर्टेक्स। अब देखिए, जो आपने टॉप से पाइप डाली है और इनलेट करा दिया साइक्लोन सेपरेटर में, ठीक। अब क्या करते हैं? जो टेंडेंशियली आपने जो पाइप को इनलेट कराया साइक्लोन सेपरेटर में, उसमें उसके बीच में कुछ गैपिंग रखते हैं आप, उसके बीच में कुछ गैपिंग रखते हैं। दोनों एक साथ टकरानी नहीं चाहिए। अगर दोनों एक साथ पाइप टकरा गई तो आपका क्या हो जाएगा? वो गैस की शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, और शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी तो जो भी आप पार्टिकल इफिशिएंटली आप उसको सेपरेशन करना चाहते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। आप लोग डायग्राम देखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। इसमें डायग्रामेटिक नहीं हो पाया है तो आप लोग डायग्राम देखोगे, उससे इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमें लगता है जो भी हमने लैंग्वेज लिखा है, आप लोग इस लैंग्वेज को अगर पढ़ेंगे तो शायद आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वर्किंग। ये वर्किंग कैसे करता है उसके बारे में। द सस्पेंशन ऑफ अ सॉलिड इन गैस यूजुअली एयर इज इंट्रोड्यूस्ड टेंजेंशियली एट द हाई वेलोसिटी सो दैट द रोटेटरी मूवमेंट टेक्स प्लेस विद इन द वेसल। यानी कि जब आप क्या करते हैं, जब आपने टेंजेंशियली मतलब ना तो ऊपर से और ना ही नीचे से, जब आप साइड से जो पाइप का इनलेट लगाए हैं उसके द्वारा आप अपने मटेरियल को पास करेंगे किसमें? साइक्लोन सेपरेटर के अंदर। अब जैसे ही आप हाई स्पीड के साथ उसमें साइक्लोन सेपरेटर में अंदर प्रवेश कराएंगे तो ये क्या करेगा? वो क्या करेगा? राउंडिंग करने लगेगा। जो भी होगा वो क्या करेगा? राउंडिंग मोशन करने लगेगा। राउंडिंग मोशन का मतलब होता है, आप लोगों ने गर्मी के मौसम में देखा होगा, जो चक्रवात की तरह भंवर आप लोगों ने देखा होगा। भंवर जैसे होता है, ऊपर देखते हैं आप तो ऊपर एयर होती है, नीचे क्या होता है? नीचे एकदम
टेंजेंशियली बना होता है। आप लोगों ने बहुत देखा होगा गर्मी मौसम, सेम ऐसे ही प्रोसेस वहां पे होती है। जैसे ही आप हाई स्पीड से एयर को पास करते हैं तो उस टाइप का कुछ उस टाइप का ही स्ट्रक्चर वहां पे बनता है। जो भारी मटेरियल होता है यानी कि जो हार्ड मटेरियल होता है वो क्या करता है, नीचे सेपरेट हो जाता है, और जो हल्के मटेरियल होते हैं वो ऊपर क्या होते हैं, इजिली जो ऊपर वाली पाइप जो आपने आउटलेट निकाला है उसके थ्रू पार्टिकल्स जो होते हैं या जो भी मटेरियल होता है वो बाहर चला जाता है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, और जिससे जो भी आप उसके यानी कि जो कोनिकल बेस था उससे आपके जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो गए, और जो आपका ऊपर वाला आउटलेट था उससे क्या था, जो आपको पार्टिकल्स चाहिए था वो आउटलेट निकल गया। आप उसमें से जो भी आपको जरूरत होगी उसको आप ले लेंगे और अपना फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म बना लेंगे। चलिए तो आगे हम बात करते हैं यूजेज। यूजेज क्या होता है, साइक्लोन सेपरेटर आर यूज्ड टू सेपरेट द सस्पेंशन ऑफ द सॉलिड इन गैस एयर, इट कैन बी यूज्ड फॉर द लिक्विड सस्पेंशन ऑफ द सॉलिड। यानी कि इससे हम क्या करते हैं, ये सॉलिड्स के लिए भी यूज होता है और लिक्विड सस्पेंशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये डिपेंड करेगा कौन सा आप किस टाइप का साइक्लोन सेपरेटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइक्लोन सेपरेटर आते हैं। इस पे डिपेंड करेगा आप किस टाइप के साइक्लोन सेपरेटर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एडवांटेज की अगर बात करें, इट इज यूज्ड फॉर द बोथ लिक्विड और ड्राई मटेरियल, यानी कि इसकी एडवांटेज यही है कि लिक्विड के लिए भी होता है और जो ड्राई मटेरियल होता है इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। लो लेबर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें जो लेबर की जो आवश्यकता होती है वो बहुत कम होती है, और जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज्यादा कम होती है। इसका डिसएडवांटेज की बात करें, अनेबल टू प्रोसेस फॉर स्टिकी मटेरियल, यानी स्टिकी मटेरियल के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एयर के साथ अगर आप स्टिकी मटेरियल को पास करेंगे तो वो जो साइक्लोन सेपरेटर की जो दीवारें यानी कि जो भी मटेरियल से साइक्लोन सेपरेटर बना हुआ है उसी पे वो क्या करेंगे, पार्टिकल चिपक जाएंगे, और अगर पार्टिकल चिपक जाएंगे तो आपका इजिली जो भी आप सेपरेशन कर रहे हैं वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। हो सकता है वो मटेरियल जो पाइप ने आप लगाया हो उसमें भी चिपक जाए, तो वो आपकी जो सेपरेटर साइक्लोन सेपरेटर का उसको क्या करेंगे, खराब कर देंगे। ठीक है, तो ये सेपरेशन प्रोसेस आपका नहीं हो पाएगा। तो साइक्लोन सेपरेटर भी यहाँ पर खत्म होता हुआ। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आज का हमने यूनिट नंबर 2 पूरा कवर कर लिया है।